तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने फार्माकोलॉजी बी फार्मा 4 सेमेस्टर के यूनिट नंबर 4 के बारे में, जिसमें हम लोग यहाँ पे अपने इस यूनिट 4 को कंप्लीट कवर करने वाले हैं। अब देखिए, मुझे पता है यूनिट 4 में मैंने यहाँ पे बहुत टाइम लगा दिया है, बट यूनिट 5 के लिए हम आपको ज़्यादा वेट नहीं कराएंगे। यूनिट 5 आप लोग को मोस्ट प्रोबेबली यूनिट 5 भी परसों मिल जाएगी, जिसके बाद हमारी फार्माकोलॉजी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। बट यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग बात करें तो जो हमारी यूनिट 4 और यूनिट 5 ये दोनों ही यूनिट है, ये दोनों ही यूनिट हमारे डील करती हैं फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग को याद हो तो यूनिट 3 में हम लोगों ने देखा था फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इन दोनों यूनिट्स में हम लोग यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर जो भी ड्रग्स अपना काम करती हैं, इनसे रिलेटेड जो भी यहाँ पे डिजीजेस होती हैं, उनके ट्रीटमेंट में हम लोग जो दवाएं यूज करते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बाकी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो नोट्स आप लोग को हमारी वेबसाइट imperfectpharmacy.in पर देखने को मिल जाएगी। प्लीज़ आप इसी वेबसाइट से नोट्स डाउनलोड कीजिए, किसी और वेबसाइट पे मत जाइए। और इसका लिंक आप लोग को जो है कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी डायरेक्टली आप लोग गूगल पे टाइप कर सकते हो imperfectpharmacy.in, ठीक है, .in आगे आप लोग लगा दीजिएगा। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए, आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। बाकी हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, चूंकि आपको पता है कि जो हमारी यूनिट 4 है और यूनिट 5 है, इसमें हम लोग को यहाँ पे CNS पे एक्ट करने वाली ड्रग्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा CNS के बारे में ही पढ़ते हैं, ताकि हमें सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। और देखिए, आप लोग प्लीज़ यहाँ पे जो इसका इंट्रो पार्ट होने वाला है, अभी से लेके यहाँ पे CNS का जितना भी इंट्रो हम लोग देखने वाले हैं, ये आप लोग प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। अगर ये आप लोग समझ गए तो उसके बाद यहाँ पे जो भी ड्रग्स यूज होने वाली हैं वो आप लोग यहाँ पे इंस्टेंटली समझ जाओगे, उसमें आप लोग को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो CNS का इंट्रो हम लोग काफ़ी अच्छे से समझते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे हमारा जो है सिग्नल का ट्रांसमिशन वगैरह होता है। इसमें हमारे कह सकते हो चैनल्स का क्या रोल होता है, कौन कौन से हमारे आयन चैनल्स होते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात अगर हम लोग बात करें अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, तो जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, यही दोनों मिलके हमारा बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो नर्वस सिस्टम है उसमें हमारा एक्स्ट्रा और क्या आ जाता है, PNS। देखिए, PNS प्लस CNS ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलके हमारा बनाते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो देखिए, नर्वस सिस्टम में जो मेन होता है वो हमारा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि हमारा होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और इन दोनों से जो हमारी बहुत सारी नर्व्स निकली होती हैं, ठीक है, ये हमारा बनाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने पढ़ा ही है, बट हम लोग यहाँ पे और अच्छे से आज वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो है कह सकते हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जिसके अंदर हमारा ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। बाकी देखिए, यही दोनों मिलकर क्या करती है, यही दोनों मिलकर हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। हमारी बॉडी के जो भी सेंसरी डाटा हो, सेंसरी डाटा मतलब कि जब भी हमारी बॉडी को कोई सिग्नल मिलता है तो उस पर जो भी हमारा उसका रिस्पांस होता है वो यही करते हैं, ठीक है। और हमारा मोटर द कमांड्स, मोटर मतलब कि देखिए, सेंसरी मतलब जब कोई सिग्नल जाता है हमारे ब्रेन तक तो वो सेंसरी हो गया। और जब यहाँ पे ब्रेन उसका रिस्पांस करके वापस सिग्नल जनरेट करता है, जब हम लोग कुछ भी रिस्पांस करते हैं तो वो हमारा हो जाता है मोटर सिग्नल्स। अब देखिए, अभी इन सब चीज़ों को हम लोग और अच्छे से डिस्कस करेंगे। बाकी देखिए, अब आप लोग यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा कि किस तरीके से यहाँ पे बेसिकली हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ये किस तरीके से हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, इसको आप लोग समझिए। देखिए, जो हमारा ब्रेन है और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, इन दोनों से हमारी निकली होती हैं बहुत सारी नर्व्स। और ये जो नर्व्स होती हैं, ये क्या होता है, ये हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से कनेक्टेड होती हैं। आप ये समझिए कि ये जो नर्व्स है ना, ये हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं और हमारी बॉडी के ऑलमोस्ट सभी ऑर्गन्स पे ये नर्व्स होती हैं और उनको कंट्रोल करने का काम करती हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे अपना हाथ ही जो है, मान लीजिए ये मेरे हाथ का जो मूवमेंट है, या फिर अभी मान लीजिए मैं जो बोल रहा हूँ, आप लोग जो सुन रहे हो, ये सभी चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा है, ये सभी चीज़ें हमारा यही ब्रेन कंट्रोल कर रहा है और इन्हीं नर्व्स के थ्रू कर रहा है। बाकी देखिए, अगर हम लोग थोड़ा सा समझें कि रिस्पॉन्स कैसे करता है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात कि जैसे कोई भी जो ऑर्गन्स होते हैं ना, तो यहाँ पे हमारी कह सकते हो 2 टाइप के नर्व्स इससे जो है कनेक्टेड होती हैं। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए ये हमारा हैंड है, तो यहाँ पे देखिए एक नर्व्स यहाँ पे ऐसे कनेक्ट होगी, ठीक है, और एक नर्व्स यहाँ पे इससे हमारी मान के चलिए ऐसे और कनेक्ट होगी। तो यहाँ पे मान के चलिए कि हमारी 2 नर्व्स कनेक्ट होती हैं। अब ये 2 नर्व्स क्या क्या करती हैं, देखिए, जो पहली नर्व होती है, ठीक है, ये हमारा ऑर्गन से सिग्नल लेके जाती है ब्रेन तक। यानी कि देखिए, मान लीजिए कि आप लोगों का जो हाथ है, ठीक है, मान लीजिए कि आप लोगों ने अपना हाथ जो है किसी गर्म जगह पे रख दिया। अब गर्म जगह पे रखते ही क्या होगा, हाथ आप अपना तुरंत हटा लोगे। तो जैसे कि देखिए, जैसे ही आप लोगों ने हाथ अपना किसी गर्म जगह पे रखा तो आप लोग की बॉडी में एक सिग्नल जनरेट होगा,
ठीक है, कि हाथ जो है किसी गर्म जगह पे रख दिया गया है, तो वो सिग्नल जो लेके जाएगा वो लेके जाएगी हमारी सेंसरी नर्व्स। तो सेंसरी नर्व्स क्या होती है, जो कि हमारा ऑर्गन से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल लेके जाती हैं, वो होती हैं सेंसरी नर्व्स। और देखिए वापस यहाँ पे जब ब्रेन हमारा रिस्पॉन्स जनरेट करता है, यानी कि जब ब्रेन यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स करता है, तो रिस्पॉन्स को वापस लेके जो हमारी नर्व्स जाती है उनको हम लोग बोलते हैं मोटर नर्व्स। यानी कि अगर हम लोग देखा जाए तो ये जो नर्व्स हैं ये हमारी दो टाइप की होती है। एक होता है सेंसरी नर्व्स जो कि हमारा सिग्नल जो है ऑर्गन से ब्रेन तक लेके जाती हैं, और एक हमारी होती है मोटर नर्व्स जो कि हमारा सिग्नल क्या होता है ब्रेन से ऑर्गन तक लेके जाती हैं। तो देखिए यहाँ तक हम लोग समझ गए कि चलिए ठीक है, हमारा यहाँ पे सेंसरी से क्या होता है कि ऑर्गन से ब्रेन में सिग्नल जाता है, और मोटर से क्या होता है ब्रेन से ऑर्गन में सिग्नल आता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब हमें थोड़ा सा ये समझना है कि एक्चुअल में यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है, मतलब ये सिग्नल जा कैसे रहा है, आ कैसे रहा है, और ये नर्व्स आखिर क्या होती हैं। तो देखिए आप लोग को इतना पता होना चाहिए कि जो हमारा पूरा का पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये हमारी दो टाइप की सेल से मिलकर बना है। पहला है हमारा यहाँ पे न्यूरॉन्स, और दूसरा है हमारा यहाँ पे न्यूरोग्लिया, ठीक है, फिर ग्लियल सेल्स। अब देखिए जो न्यूरोग्लिया ये हमारी सिर्फ सपोर्टिंग सेल्स होती हैं, इनका कुछ खास काम नहीं होता है हमारे नर्वस सिस्टम में, लेकिन जो मेन एक्शन जो परफॉर्म करती हैं, जो भी नर्वस सिस्टम का फंक्शन है वो हमारा यही न्यूरॉन परफॉर्म करते हैं। और देखिए ये जो हमारा यहाँ पे जो नर्व्स आप लोगों को दिख रहे हैं ना, ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ये किससे मिलकर बना होता है, ये हमारा इन्हीं न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे मान लीजिए इस पार्ट को, जैसे ये जो नर्व आप लोगों को दिख रहा है, अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करें तो ये हमें जो है कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी नर्व्स जो है एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड होती हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इन दोनों के बीच में डायरेक्ट फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है, बस थोड़ा थोड़ा सा गैप होता है, जिसके थ्रू यहाँ पे क्या होता है कि एक नर्व्स यहाँ पे दूसरे नर्व से देखिए कनेक्टेड होती हैं। यानी कि अगर यहाँ पे मान लीजिए इस हैंड और इस ब्रेन तक के पार्ट को हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए ये हमारा हैंड हो गया, ये हमारा ब्रेन हो गया, और इनके बीच में देखिए जो नर्व्स आप लोगों को दिख रही है तो ये हमारा कुछ इस टाइप से होती है। यानी कि बहुत सारी नर्व्स क्या होती हैं एक के पीछे एक हमारी इस तरीके से कनेक्टेड होती हैं। और देखिए इनके बीच में जो थोड़ा बहुत स्पेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं साइनैप्स। अब देखिए अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें पता भी हैं फिर भी आप मेरी बात मान के थोड़ा सा देख लीजिए। अगर आप देख लोगे तो आप लोग की सारी कन्फ्यूजन्स जो भी होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद आप लोग को नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगी। तो देखिए ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या है, ये हमारे न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इस मान लीजिए इन सारे न्यूरॉन्स में से किसी एक को जूम करके देखें तो यहाँ पे देखिए ये न्यूरॉन्स को भी अगर हम लोग जूम करें तो ये हमें जो है कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। जहाँ पे क्या क्या होता है, जहाँ पे हमारा एक होता है डेंड्राइट, एक होता है हमारे यहाँ पे एक्सॉन पार्ट, और एक होता है हमारे यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल। अब देखिए अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए होता क्या है, जैसे जब भी कोई यहाँ पे सिग्नल जनरेट होता है, जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने किसी बहुत गर्म जगह पे हाथ रख दिया, या फिर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी आप लोगों ने परफॉर्म करनी है, ठीक है, या फिर कुछ भी करना है, तो सिग्नल जब हमारे ब्रेन तक जाता है या फिर ब्रेन जब वापस भेजता है तो ये कैसे जाता है, मतलब क्योंकि देखिए अगर आप लोग देखो तो ये दोनों तो एक दूसरे से जो है कह सकते हो कनेक्टेड भी नहीं है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली जुड़े हुए भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा इनके बीच में स्पेस भी है। तो आखिर ये सिग्नल जाता कैसे, तो बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए होता क्या है कि ये जो हमारा न्यूरॉन का एक्सॉन वाला पार्ट होता है, यानी कि ये वाला पार्ट होता है, अगर हम लोग इसको भी थोड़ा जूम करके देखें तो इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं हमारे कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स, ठीक है। और ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, मतलब ऐसे समझिए कि एक टाइप के हमारे केमिकल सिग्नल्स होते हैं। वैसे तो इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी अभी हम आप लोग को बिल्कुल ऐसे समझा रहे हैं जैसे आप लोगों को कुछ आता ही ना हो। तो आप लोग समझिए कि जैसे ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे कुछ केमिकल सिग्नल्स होते हैं जो कि यहाँ पे हमारे इस एक्सॉन वाले पार्ट में देखने को मिलते हैं। और होता क्या है, ये हमारे जो है कह सकते हो ऐसे ओपन नहीं होते हैं, बल्कि हमारे वेसिकल्स में पैक्ड होते हैं। यानी कि वेसिकल्स मतलब ऐसे समझिए कोई पाउच है, ठीक है, कोई पन्नी टाइप का है, कोई पाउच है जिसके अंदर ये पैक है, और जब तक ये पैक है तब तक यहाँ पे ये निकल नहीं सकते हैं। अब देखिए होता क्या है एक्चुअल में ना, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जैसे मान लीजिए कि ये जो एक न्यूरॉन है और दूसरा न्यूरॉन है, तो इनके बीच में देखिए कनेक्शन कैसा है। एक न्यूरॉन का जो एंड वाला पार्ट है, एंड वाला पार्ट क्या होता है, एक्सॉन टर्मिनल, वो दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट वाला पार्ट है, यानी कि जो डेंड्राइट वाला पार्ट है, यही दोनों तो आपस में कनेक्ट होते हैं। यानी ये इसका जो हमारा टेल है वो इसके यहाँ पे हेड से कनेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग देखें इसको भी अगर इस पार्ट को जूम करें तो यहाँ पे देखिए ये कुछ इस टाइप से है कि नहीं। हमारा ये एक न्यूरॉन है, ये इसका जो है डेंड्राइट हो गया, ये इसका यहाँ पे ये इसका एक्सॉन टर्मिनल, ये हमारा इसका डेंड्राइट हो गया। अच्छा देखिए अब यहाँ पे ध्यान समझिए, होता क्या है कि जैसे जब भी कोई सिग्नल आता है, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई सिग्नल आया, अब इस सिग्नल को हमारे पहले न्यूरॉन ने रिसीव किया। तो देखिए जब पहला सिग्नल होता है, यानी कि जब पहला न्यूरॉन यहाँ पे सिग्नल को रिसीव करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टिमुलस। यानी कि जब भी हमारा कोई स्टिमुलस आता है और वो पहले न्यूरॉन में जाता है तो अब ये करता क्या है, अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है
ये जो इस न्यूरॉन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स फिल होते हैं ना, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर होता क्या है कि जैसे हमारा सिग्नल आता है तो ये जो वेसिकल्स होता है, देखिए हम लोगों ने क्या देखा कि जब तक ये वेसिकल्स में पैक हैं तब तक ये अपना एक्शन नहीं शो कर सकते, लेकिन जैसे ही यहाँ पे एक स्टिमुलस जनरेट होता है तो ये स्टिमुलस की वजह से क्या होता है, ये जो वेसिकल्स हैं ये यहाँ पे रप्चर हो जाते हैं, यानी फट जाते हैं। और जब ये वेसिकल्स फट जाते हैं तो इनके अंदर जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो क्या है, वो बाहर रिलीज हो जाते हैं। यानी कि देखिए हुआ क्या, ये जो एक्सॉन टर्मिनल पे जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स पैक थे ये वेसिकल्स फट गया और यहाँ से क्या हुआ, इस जो टर्मिनल है यहाँ से हमारे न्यूरोट्रांसमीटर क्या हुआ, बाहर रिलीज हो गए। और देखिए जब यहाँ से बाहर रिलीज होंगे, यानी कि देखिए अब इस पार्ट को अगर हम लोग यहाँ पे इस वाले को हम लोग जूम करें तो यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप से है, यानी कि अब ये क्या होगा, यहाँ से हमारा बाहर निकला और बाहर निकलेगा तो देखिए अब इसके जस्ट पीछे क्या है, इसके जस्ट पीछे क्या है, हमारा दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट है। तो अब यहाँ पे देखिए जो दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट है ना, इसके ऊपर क्या होते हैं, मतलब ये देखिए ये हम लोगों ने डेंड्राइट को जूम किया, इसके ऊपर हमारे प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स, यानी कि और रिसेप्टर्स किसके होते हैं, ये रिसेप्टर इसी न्यूरोट्रांसमीटर के होते हैं जो कि पहले वाले न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल पे होता है, यानी कि इसका रिसेप्टर यहाँ पे दूसरे वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट पे होता है। तो अभी होता क्या है, यहाँ से जब ये वेसिकल्स फटता है, देखिए ये कब रप्चर होता है, ये तभी रप्चर होता है जब यहाँ पे स्टिमुलस जनरेट होता है, स्टिमुलस जनरेट होगा, ये वेसिकल्स फटेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, ये जाके यहाँ पे दूसरे वाले न्यूरॉन की डेंड्राइट पे जाके बाइंड होंगे और जैसे ही बाइंड होंगे, समझिए जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे बाइंड हुए तो अब ये जो स्टिमुलस था ये यहाँ पे इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन पे ट्रांसफर हो गया, यानी कि अब यहाँ पे क्या हुआ, सिग्नल हमारा यहाँ पे पहले न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो गया। कैसे हुआ, हमारा न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से। अब क्या होगा, जैसे यहाँ पे मतलब कह सकते हो यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट हो गए, जैसे यहाँ पे बाइंड होगा, अब सिग्नल इसके अंदर गया, अब इसके अंदर भी सेम चीज़ होगी, यानी यहाँ पे भी क्या होगा, हमारा जैसे ही सिग्नल यहाँ से यहाँ जाएगा तो हमारा ये जो वेसिकल्स हैं यहाँ पे रप्चर होगा, ठीक है, ये फटेगा, यहाँ से रिलीज होगा। तो इसी तरीके से क्या होगा, देखिए यहाँ से रिलीज हुआ, यहाँ बाइंड हुआ, यहाँ से रिलीज हुआ, यहाँ बाइंड हुआ, यहाँ से रिलीज हुआ, यहाँ बाइंड हुआ, और बाइंड होते होते एट लास्ट में क्या हुआ, ये हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये हमारे ब्रेन तक जाएंगे और ब्रेन को जाके सिग्नल जो है दे देंगे, ठीक है, मतलब कि ब्रेन को हमारा सेंसरी सिग्नल पास कर देंगे और उसके बाद ब्रेन क्या होगा, रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और वो भी हमारा जो है इसी तरीके से होते होते आएगा। तो देखिए यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि जो भी हमारा कह सकते हो हमारा कंट्रोल होता है वो हमारा कैसे होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से होता है। मतलब कि जो ब्रेन यहाँ पे सिग्नल भेजता है या फिर जो ऑर्गन से सिग्नल रिसीव करता है, ये दोनों चीज़ें हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से ही होता है। मतलब एक न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होकर दूसरे पे बाइंड करता है और इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, सिग्नल ट्रांसफर होता रहता है। इतना आप लोग समझ गए ना, अगर इतना आप लोग समझ गए तो आप लोग मुझे थोड़ा सा कमेंट करिएगा, क्योंकि अब देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है, यानी इसके बाद अगर आप लोग ये चीज़ समझ गए उसके बाद आप लोग को कुछ भी मतलब कुछ बचा ही नहीं है, नर्वस सिस्टम में बस इतना ही है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ तक हम लोग को इतना समझ में आया कि हाँ ठीक है ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम लोग ये समझ गए कि चलो ठीक है कोई सिग्नल आता है तो यहाँ पे पास होता है तो हमारा ये हमारा वेसिकल्स फट जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाते हैं, लेकिन कैसे, मतलब कैसे ही रप्चर होता है, कैसे यहाँ पे सिग्नल यहाँ से यहाँ मतलब एक न्यूरॉन के डेंड्राइट से एक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल तक सिग्नल ट्रांसफर कैसे करता है, कैसे पास होता है, अब हमें ये चीज़ देखनी है। तो देखिए अब इस चीज़ को ना आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, इस चीज़ को आप लोग समझ गए फिर यहाँ पे कुछ नहीं बचा है। तो अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जैसे ये जो हमारा न्यूरॉन है तो इसका जो एक्सॉन वाला पार्ट है, जैसे ये एक्सॉन पार्ट है, तो चाहे देखिए चाहे हमारा एक्सॉन पार्ट है चाहे कोई भी पार्ट हो तो ये है तो एक सेल ही ना भाई, न्यूरॉन हमारी क्या एक टाइप की सेल ही है। तो और सेल के ऊपर क्या होता है, सेल की जो अपर लेयर होती है उसको वो हमारी किससे मिलकर बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन से। तो यहाँ पे देखिए हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि ये जो हमारा न्यूरॉन का एक्सॉन वाला पार्ट है ये हमारा क्या है, इसका जो अपर पार्ट है ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस एक्सॉन को थोड़ा सा जूम करके देखें तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है इसका जूम वर्जन हो गया, तो ये हमारी एक्सॉन की सेल मेम्ब्रेन है न्यूरॉन की। अब इस न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन में थोड़ा समझिएगा होता क्या है कि जब तक यहाँ पे कोई भी सिग्नल कोई भी स्टिमुलस नहीं होता है ना, जब यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन होती है तो उनमें देखिए क्या क्या होता है, उसमें जो हमारा सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो होता है -70 मिलीवोल्ट, यानी कि जब तक न्यूरॉन पे कोई सिग्नल नहीं आया तब तक ये पोटेंशियल हमारा उसका मेंटेन होता है। और इस सिचुएशन में देखिए क्या क्या होता है, जो हमारा न्यूरॉन का इंट्रासेल्युलर पार्ट है यानी कि जो अंदर वाला पार्ट है यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं निगेटिव चार्ज, और जो हमारा बाहर वाला पार्ट है वहां पे देखने को मिलते हैं पॉजिटिव चार्ज, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर हमारी पॉजिटिवली चार्ज होती है और इंट्रा सेलुलर हमारी निगेटिवली चार्ज होती है जब तक कोई सिग्नल नहीं होता है। और यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग देखें तो जो हमारा सेल का इंट्रा सेलुलर पार्ट है उसमें हमारा K+ ज़्यादा होते हैं, पोटेशियम ज़्यादा होते हैं, और हमारा Na+ जो है कम होते हैं। कहाँ, इंट्रा सेलुलर में Na+ कम होते हैं, K+ ज़्यादा होते हैं। और बाहर क्या होता है, बाहर यहाँ पे जस्ट उल्टा होता है, Na+ ज़्यादा होता है,
के प्लस यहाँ पे कम होता है। और ये कब होता है? ये तब होता है जब हमारा कोई भी सिग्नल नहीं जनरेट होता है। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जैसे यहाँ पे हमारा कोई सिग्नल आता है तब क्या होता है। देखिए जैसे हमारा स्टिमुलस जनरेट होता है तो होता क्या है कि यहाँ पे हमारे जो है इस सेल मेम्ब्रेन में हमारे होते हैं एक Na+ चैनल्स, ठीक है। तो हमारे कुछ सोडियम चैनल्स होते हैं। तो ये सोडियम चैनल्स क्या होते हैं, जैसे ही हमारा स्टिमुलस आता है ये सोडियम चैनल्स यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। और जैसे यहाँ पे सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा अंदर जो है सोडियम यहाँ पे बढ़ना चालू हो जाता है। अच्छा देखिए, जब यहाँ पे सोडियम चैनल ओपन हो गए और अंदर स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में सोडियम कम था, लेकिन जैसे जैसे चैनल ओपन होते जाएंगे सोडियम हमारा अंदर आता जाएगा, अंदर आता जाएगा। और जब अंदर आता जाएगा तो है क्या है, तो ये पॉजिटिव चार्ज, यानी कि सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। और जैसे जैसे सोडियम का लेवल बढ़ता जाएगा तो उसकी वजह से होगा क्या, होगा ये कि जो हमारी यहाँ पे मेम्ब्रेन है इसके अंदर वाली जो हमारी निगेटिव चार्ज था ना, तो देखिए ये होगा क्या, धीरे धीरे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि मेम्ब्रेन क्या होगा, मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे कह सकते हो जो इंट्रासेलुलर है वो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी और जो बाहर वाली है वो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगी, यानी जस्ट उल्टा होना स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए जैसे जैसे ये उल्टा होना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो हमारा कह सकते हो एक डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और इसी डीपोलराइजेशन की वजह से क्या होता है, हमारा एक थ्रेशोल्ड होता है। अब देखिए इसको थोड़ा समझिएगा कि देखिए एक हमारा होता है रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल मतलब जब कोई भी यहाँ पे कह सकते हो हमारा स्टिमुलस नहीं होता है, कोई भी सिग्नल नहीं होता है, तो ये हमारा होता है -70 मिलीवोल्ट। और यहाँ पे देखिए अब एक होता है हमारा यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल का मतलब हमारा वो पोटेंशियल जो कि न्यूरॉन को एक्शन करने के लिए चाहिए होता है। मतलब कि अगर हमारे न्यूरॉन्स को एक्शन स्टार्ट करना है, एक्शन का मतलब क्या है, एक्शन का मतलब यही है कि हमारा यहाँ पे सिग्नल को पास करना है, कह सकते हो यहाँ पे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल पास करना, या फिर अपने कह सकते हो अपनी डेंड्राइट से एक्सॉन तक सिग्नल भेजना, तो यही सारे होते हैं न्यूरॉन के एक्शन। तो अगर न्यूरॉन को ये सब चीज़ें करनी है तो उसको कम से कम -55 मिलीवोल्ट का एक्शन पोटेंशियल चाहिए होता है। और इसके लिए देखिए, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए इसको +15 मिलीवोल्ट का वोल्टेज चाहिए होगा, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में तो -70 मिलीवोल्ट है और इसको एक्शन करने के लिए कितना चाहिए, -55। तो यहाँ पे देखिए ये होता है क्या भाई, ये तभी होता है जब यहाँ पे सोडियम चैनल ओपन होते हैं। और इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं एक्शन थ्रेशोल्ड, ठीक है। एक्शन थ्रेशोल्ड मतलब कि वो थ्रेशोल्ड मतलब कि वो पोटेंशियल जो एक्शन करने के लिए चाहिए होता है, जो कि इसको कह सकते हो कब मिलता है, जब हमारे सोडियम चैनल ओपन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब सोडियम चैनल ओपन होते हैं तो हमारा डीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है और हमारा थ्रेशोल्ड रीच हो जाता है। और जैसे ही थ्रेशोल्ड रीच होता है तो देखिए क्या होता है, अंदर हमारा पॉजिटिव चार्ज, देखिए स्टार्टिंग में क्या था, इंट्रासेलुलर में हमारा निगेटिव था, लेकिन जैसे ही थ्रेशोल्ड रीच होता है अंदर हमारा पॉजिटिव हो जाता है, बाहर हमारा निगेटिव हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है ना, तो फिर ये जो सिग्नल है, मतलब कि ये जो हमारा थ्रेशोल्ड है, ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पे इस डेंड्राइट से पूरे हमारे जो है एक्सॉन टर्मिनल तक पास होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए इसको जब यहाँ पे डीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है तो इसको एक्शन करने के लिए तो -55 भी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे और बढ़ता रहता है तो ये जो है कह सकते हो पहुँचते पहुँचते ये लगभग जो है +35 मिलीवोल्ट तक पहुँच जाता है। यानी एक न्यूरॉन का मैक्सिमम पोटेंशियल कितना होता है, लगभग +35 से +40 मिलीवोल्ट तक का हो जाता है ना। जैसे जैसे ये सिग्नल पास होते रहते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हमारा सोडियम चैनल ओपन हुआ करता है तो हमारा ये सिग्नल जो है यहाँ तक पहुँच जाता है। तो देखिए ये कोई बहुत खास चीज़ नहीं थी, इसको आप लोगों को बस पता होना चाहिए क्योंकि अभी थोड़ा सा काम लगेगा। बाकी देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो यही एक्शन पोटेंशियल ही है। मतलब एक्शन पोटेंशियल मतलब न्यूरॉन को एक्शन करने के लिए पोटेंशियल मिल चुका है। और अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे जैसे जैसे डीपोलराइजेशन होगा, देखिए डीपोलराइजेशन का मतलब ये कि हमारी मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गई, यानी कि पहले जो थी उसकी जस्ट अपोजिट हो गई। यानी पहले निगेटिव अंदर था, पॉजिटिव बाहर था, तो अब क्या हुआ, अब पॉजिटिव अंदर हो गया, निगेटिव बाहर हो गया। और देखिए होता क्या है, जैसे जैसे ये जो डीपोलराइजेशन वेव है ये हमारी कह सकते हो डेंड्राइट से लेके हमारी एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचती है, तो होता क्या है कि जो एक्सॉन का टर्मिनल होता है ना, यहाँ पे हमारे देखने को मिलते हैं कुछ हमारे कैल्शियम चैनल्स। क्या देखने को मिलते हैं, कैल्शियम चैनल्स, जो कि हमारे कहाँ होते हैं, टर्मिनल पे होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो आप लोगों को न्यूरॉन दिख रहा है, इसका जो ये एक्सॉन टर्मिनल वाला पार्ट है, यहीं पे होते हैं हमारे कैल्शियम चैनल्स। और देखिए ये कैल्शियम चैनल्स क्या है, ये कैल्शियम चैनल्स हमारे यहाँ पे तब तक ओपन नहीं होते हैं जब तक यहाँ पे इनको एक स्पेसिफिक वोल्टेज नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये जो हमारी डीपोलराइजेशन की वेव है ये हमारी यहाँ तक पहुँचती है, तो वैसे ही क्या होता है, ये जो कैल्शियम चैनल्स हैं इनको यहाँ पे वोल्टेज मिल जाता है। और जैसे इनको वोल्टेज मिलता है ये ओपन हो जाते हैं। और जैसे ही देखिए जैसे ये ओपन होंगे, जैसे ही हमारे कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे, जैसे हमारा कैल्शियम क्या होगा, अंदर आना स्टार्ट होगा। और जैसे ही कैल्शियम अंदर आना स्टार्ट होगा, ये हमारी क्या करेगा, ये जो हमारी साइनेप्टिक वेसल्स थी, मतलब ये जो हमारी वेसिकल्स थे, ठीक है, जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर पैक थे, ये इनको बर्स्ट कर देगा। यानी ये इनको कह सकते हो
फाड़ देगा। और यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे बर्स्ट होंगी वैसे ही क्या होगा, हमारे इनके अंदर जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे, और रिलीज होने के बाद क्या होगा, ये यहाँ पे अपने दूसरे वाले न्यूरॉन पे जाके बाइंड होंगे और यहाँ पे हमारा सिग्नल को पास कर देंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से हमारा यहाँ पे सिग्नल पास होता है। तो इतनी चीज़ अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो अभी जो भी डिजीज आप लोग देखने वाले हो वो सब चीज़ें आप लोग बहुत इजीली समझ जाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होगी। और देखिए अगर हम लोग थोड़ा सा समरी दोबारा से देखना चाहें तो आप लोग देखिए होता क्या है कि जो भी हमारा ब्रेन और ऑर्गन होता है इनके बीच में दो नर्व्स होती हैं, एक होता है सेंसरी, एक होता है मोटर। सेंसरी से सिग्नल जो है हमारे ऑर्गन से ब्रेन तक जाता है, और जो ब्रेन यहाँ पे रिस्पॉन्स करता है वो हमारा यहाँ पे जो है मोटर न्यूरॉन के थ्रू करता है, मोटर नर्व्स के थ्रू। अब यहाँ पे देखिए सिग्नल जाता कैसे है, सिग्नल हमारा यहाँ पे कह सकते हो इन न्यूरॉन्स के थ्रू जाता है। न्यूरॉन्स में कैसे जाता है, जब हमारा यहाँ पे न्यूरॉन से जो है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं तो रिलीज होकर हमारा यहाँ पे दूसरे न्यूरॉन पे बाइंड होते हैं और इस तरीके से सिग्नल जाता है। और ये बाइंड और ये रिलीज कैसे होते हैं, ये रिलीज तब होते हैं जब हमारा यहाँ पे कैल्शियम चैनल ओपन होता है। और कैल्शियम चैनल कब ओपन होता है, कैल्शियम चैनल तब ओपन होता है जब हमारा यहाँ पे डीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है। और डीपोलराइजेशन कब स्टार्ट होता है, जब हमारा यहाँ पे कह सकते हो एक्शन पोटेंशियल रीच होता है। और एक्शन पोटेंशियल कैसे रीच होता है, जब हमारा कोई स्टिमुलस आता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये सारी चीज़ें मिलके हमारा यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करती हैं। तो यहाँ पे देखिए इतनी चीज़ें आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, प्लीज़ मुझे आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बाकी तो आप लोग नहीं बताने वाले हो मुझे पता है, बट कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करें तो इतनी चीज़ें अगर आप लोग समझ गए हो ना, तो यहाँ पे देखिए अब एक चीज़ और समझिएगा कि भाई देखिए हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने देखा कि जब भी हमारा एक्शन परफॉर्म होता है तो ये बढ़ते बढ़ते जो है लगभग +35 से +40 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाता है, ठीक है। यानी कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, इतनी पहुंच जाती है। तो अब देखिए एक बात बताइए कि भाई अगर ये जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे पहुंची है, अगर ये यहीं तक रही तब क्या होगा भाई, तब तो हमारा न्यूरॉन कंटिन्यू सिग्नल जनरेट करता रहेगा। और भाई देखिए हमें क्या है, एक बात बताइए, मान लीजिए कि मैं अभी अपना हाथ हिला रहा हूँ तो मुझे सिग्नल की ज़रूरत है, लेकिन जब मैंने यहाँ पे रोक दिया तो क्या अभी भी मुझे चाहिए कि मेरे बॉडी में सिग्नल आता जाता रहे? अब तो नहीं चाहिए। अब तो मुझे चाहिए कि मेरे न्यूरॉन्स यहाँ पे स्टेबल हो जाए, वापस से अपनी रेस्टिंग पोजीशन पे वापस आ जाए। यानी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो +35 तक पहुँच जाता है भाई, इसको वापस भी तो आना होता है, इसको वापस अपने रेस्टिंग पोटेंशियल पे आना होता है। तो देखिए ये वापस आता है, ठीक है। वापस आने के लिए बहुत सारे फिनोमेना होते हैं, उतना आप लोग डिटेल में मत जाए कैसे होता है, बट इतना समझिए कि ये वापस आता है। लेकिन देखिए होता क्या है कि कब नॉर्मली तो क्या होता है, नॉर्मली तो ये मैक्सिमम से अपने वापस रेस्टिंग पोटेंशियल पे वापस आ जाता है कुछ हमारे क्लोराइड चैनल्स वगैरह के थ्रू। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जब वापस आता है ना तो वापस आते आते ये थोड़ा और नीचे चला जाता है। देखिए वापस आने का मतलब क्या है कि हमें पोटेंशियल थोड़ा सा कम करना है, +35 से -70 हमें जाना है, तो हमें यहाँ पे कम करना है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी यहाँ पे कम होते होते ये जो है हमारा यहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन कॉज कर देता है, ठीक है। और जब हाइपर पोलराइजेशन का मतलब है कि ये -70 के बजाय यहाँ पे और कम होकर -90 मिलीवोल्ट तक पहुँच जाता है। और देखिए अगर यहाँ पे हमारा -90 तक पहुँच गया तो इसका मतलब क्या है, देखिए ये हमारा तब होता है जब हमारा वोल्टेज गेटेड क्लोराइड चैनल से हमारे यहाँ पे ज़्यादा टाइम तक ओपन हो जाते हैं। तो अगर ये ज़्यादा टाइम तक ओपन हुए तो हमारा ये पोटेंशियल जो है -90 मिलीवोल्ट तक पहुँच जाएगा। और देखिए यहाँ तक अगर पहुँच गया ना तो आप ये समझिए कि जब भी किसी न्यूरॉन में हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है, हाइपर पोलराइजेशन का मतलब है पोटेंशियल का -90 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाना, तो हमारा न्यूरॉन जो है वापस अपने एक्शन पोटेंशियल पे बहुत जल्दी नहीं पहुंच पाता है। क्योंकि देखिए थोड़ा समझिएगा, जैसे नॉर्मली क्या था, नॉर्मली हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल था -70 और इसको एक्शन के लिए जो है -55 जाना था, यानी इसको लगभग +15 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल चाहिए था। लेकिन अगर मान लीजिए यही -70 के बजाय -90 मिलीवोल्ट हो गया तो क्या होगा भाई, अब तो इसको एक्शन करने के लिए लगभग +35 मिलीवोल्ट चाहिए होगा। और ये देखिए +15 तो थोड़ा सा इजी होता है, +15 जैसे कोई स्टिमुलस आता है तो ये थोड़ा बढ़ते बढ़ते +15 इजीली पहुंच जाता है। लेकिन +35 की बात करें ना तो ये बहुत इजीली नहीं पहुंच पाता, यानी कि +35 पहुंचने के लिए इसको बहुत ज़्यादा कह सकते हो मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई न्यूरॉन हमारा हाइपर पोलराइज हो गया है तो फिर वो जल्दी जो है एक्शन नहीं परफॉर्म करेगा, यानी फिर वो दोबारा कोई भी एक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, या फिर जब तक वो हाइपर पोलराइज स्टेट में है तब तक वो एक्शन नहीं परफॉर्म करेगा। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा समझना था, बाकी बस यही था हमारा इंट्रोडक्शन। बाकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी एक और चीज़ है कि ये जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स है ना, ये हमारे यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं। ये एक होता है हमारा यहाँ पे एक्साइटेटरी। देखिए एक्साइटेटरी का मतलब है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होंगे, हमारा जनरली जो है एक्साइटेशन कॉज करेंगे, यानी ये जब रिलीज होंगे, यानी कह सकते हो कि जब भी हमारी बॉडी में कुछ एक्साइटेटरी सिग्नल पास होता है तो ये न्यूरोट्रांसमीटर अपना काम करते हैं। और जब भी हमारी बॉडी में कोई इनहिबिटरी एक्शन होता है, इनहिबिटरी का मतलब कि हम लोग बहुत ज़्यादा शांत हो रहे हैं, है ना, हम लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हैं, हमें डिप्रेशन हो रहा है, हमें बहुत ज़्यादा नींद लग रही है, हम सोने की मूड में है, ठीक है,
तो उस टाइम हमारी बॉडी में इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो है अपना एक्शन शो करते हैं। अब देखिए अगर हम लोग बात करें तो ग्लूटामेट होता है सबसे मेजर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, और जो हमारा गाबा है ये होता है सबसे मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कुछ हमारे डोपामीन है, सेरोटोनिन है। अब देखिए ये जो डोपामीन है, सेरोटोनिन है, ये सब ऐसे है ना कि ये एक्साइटेटरी भी होते हैं, इनहिबिटरी भी होते हैं। मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि डोपामीन सिर्फ हमारा एक्साइटेटरी नहीं है, बल्कि ये डिपेंड करता है कि किस रिसेप्टर पे बाइंड हो रहा है। ठीक है, मतलब अगर जो है कह सकते हो D1 D2 इसके बहुत सारे अलग अलग रिसेप्टर होते हैं, तो अलग अलग रिसेप्टर पे इसका जो है अलग अलग एक्शन देखने को मिलता है। तो ये दोनों हमारे दोनों कैटेगरी में आते हैं। बाकी ग्लूटामेट हमारा सिर्फ एक्साइटेटरी होता है, गाबा हमारा सिर्फ इनहिबिटरी नेचर का होता है, और दोनों बहुत ही मेजर होते हैं। तो बस इतनी चीज़ हमें समझनी थी, और मुझे पता है कि इसमें काफ़ी टाइम लग गया, बट अगर आप लोग इतनी चीज़ें समझ गए हो तो अब यहाँ पे बाकी चीज़ें समझने में हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है। तो ये था हमारे यहाँ पे नर्वस सिस्टम का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने इसके कुछ मेन फंक्शंस के बारे में, तो यहाँ पे देखिए इसके कुछ मेन फंक्शंस क्या होते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात तो ये हमारा सेंसरी इनपुट को रिसीव करता है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे उसको प्रोसेस करता है, और यहाँ पे इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट मतलब कि हमारे यहाँ पे डिकोड करना, ठीक है। डिकोड मतलब जैसे कह सकते हो कि आप लोगों को कोई मैसेज किसी ने बहुत ही इंटरप्ट मतलब कि कह सकते हो इनक्रिप्ट करके भेजा है, तो उसको आप लोग डिकोड कर रहे हो, है ना। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जब डिकोड कर लेता है तो हमारा मोटर रिस्पॉन्स यानी कि अपना रिस्पॉन्स जनरेट करता है, जो भी हमारे मसल्स है, ग्लैंड, जहाँ भी रिस्पॉन्स जाना होता है। और यहाँ पे जो भी हमारे हायर फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमारा भाई देखिए हमारी बॉडी के पूरे फंक्शंस को यही कंट्रोल करता है, थॉट, मेमोरी, इमोशन, कॉन्शियसनेस, ठीक है, सब चीज़ें हमारे यहाँ पे हमारा CNS ही कंट्रोल कर रहा होता है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिए अगर यहाँ पे हम लोग अपने सिलेबस को थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे इसमें भी अगर आप लोग देखो तो आप लोग का दिया हुआ है न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन, और यही सेम टॉपिक आप लोग का यहाँ भी दिया हुआ था। तो देखिए अगर हम लोग बात करें ना तो एक्चुअल में इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पे क्या है कि हम लोग थोड़ा सा CNS के टर्म में समझा देंगे, यहाँ पे हम लोगों ने PNS के टर्म में समझा दिया। बाकी बिल्कुल डिट्टो सेम टॉपिक है। इसमें आप ऐसे समझिए कि हम लोग यहाँ पे CNS के न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू समझा देंगे, इसमें हम लोगों ने PNS के न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू समझा दिया। बाकी दोनों एकदम सेम है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग दोबारा से इसको देखने वाले हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे। और यहाँ पे अगर आप लोग को याद हो तो हम लोगों ने बहुत डिटेल में देखा था। तो अगर एग्जाम में कभी मान लीजिए ज़्यादा लॉन्ग में आता है तो आप लोग PNS वाला लिख दीजिएगा, और अगर शॉर्ट में आता है तो ये वाला लिख दीजिएगा। तो देखिए न्यूरो ह्यूमोरल का मतलब है कि सिंपल से वही है कि हमारी बॉडी में जो हमारे जो भी सिग्नल्स हैं वो किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं। मतलब देखिए अभी हम लोगों ने जितना कुछ देखा ना, यही सारी चीज़ें अब हमें समरी के फॉर्म में देखनी है। तो यहाँ पे देखिए इस बहुत ही खास कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, देखिए सबसे पहले हमारी होती है सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। यानी कि देखिए सबसे पहले ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हम लोगों ने देखा था एक्सॉन में होता है, भाई देखिए ये कहाँ से आता है, ये बनता होगा ना। तो सबसे पहले होती है इसकी सिंथेसिस। तो यहाँ पे ये हमारी न्यूरॉन की सेल बॉडी या फिर एक्सॉन टर्मिनल पे हमें इसकी सिंथेसिस देखने को मिलती है। सिंथेसिस मतलब इसका बनना। और इसके बाद देखिए इसमें हमारे कुछ एंजाइम्स और प्रिकर्सर्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हमारा टायरोसिन से डोपामीन होते हैं, ठीक है। तो टायरोसिन क्या होता है, डोपामीन का प्रीकर्सर होता है। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे मतलब कह सकते हो एंजाइम्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे देखिए जब हमारा ये बन जाते हैं एक बार, तो बनने के बाद क्या होता है, वेसिकल्स में जाके पैक हो जाते हैं, तो ये हमारे स्टोर हो जाते हैं। और उसके बाद देखिए थर्ड है हमारे यहाँ पे अराइवल ऑफ एक्शन पोटेंशियल। अब देखिए भाई जब भी हमारा कोई स्टिमुलस होता है, तो स्टिमुलस जब हमारा होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। यानी कि हमारा मेम्ब्रेन यहाँ पे डीपोलराइज होती है। हम लोगों ने सारी चीज़ें देख ली, ठीक है, डीपोलराइज होती हैं। और ये हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ये क्या होता है, ट्रैवल्स अलोंग द एक्सॉन टू एक्सॉन टर्मिनल, यानी कि ये एक्सॉन से लेके एक्सॉन टर्मिनल तक ट्रैवल करता है। अब देखिए जब यहाँ पे ये ट्रैवल करता है तो यहाँ पे ट्रैवल करते करते क्या होता है, हमारा जब ये टर्मिनल पे पहुंचता है तो ये हमारे कैल्शियम चैनल्स को ओपन कर देता है। डीपोलराइजेशन ऑफ द टर्मिनल्स ओपन वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स, यानी कि ये हमारे वोल्टेज गेटेड चैनल्स को ओपन कर देगा। अब जब कैल्शियम हमारा इंटर होगा तो ये हमारा वेसिकल्स के फ्यूजन, देखिए फ्यूजन का मतलब है कि ये जो हमारी वेसिकल्स हैं ये हमारी क्या होगा, ये सबसे पहले हमारे टर्म जो है कह सकते हो एक्सॉन टर्मिनल पे जाके फ्यूज हो जाएंगी, यानी मिल जाएंगी। और मिलने के बाद यहाँ पे ये रप्चर हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5th स्टेप है हमारा यहाँ पे रिलीज ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स, और 6th स्टेप है हमारा यहाँ पे बाइंडिंग टू रिसेप्टर। यानी कि देखिए अब जब न्यूरो ट्रांसमीटर हमारे रिलीज हो गए तो ये जाके अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाएंगे। और बाइंड होने के बाद क्या होगा, देखिए बाइंड होने के बाद यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे देखिए बाइंड होने के बाद ये कितना तेज रिस्पांस देंगे ये डिपेंड करता है कि हमारा रिसेप्टर किस टाइप का है। जैसे आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर होगा तो बहुत ही फास्ट रिस्पांस आएगा। मेटाबोट्रॉपिक यानी कि जैसे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होंगे तो थोड़ा सा स्लो रिस्पांस आएगा।
और उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें कि रिस्पॉन्स किस टाइप का होगा। देखिए कितनी तेज आएगा वो डिपेंड करता है रिसेप्टर पे, और किस टाइप का आएगा वो डिपेंड करता है न्यूरो ट्रांसमीटर पे। तो देखिए अगर हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर एक्साइटेटरी नेचर का होगा तो रिस्पॉन्स हमारा होगा एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, और अगर इनिबिटरी हुआ तो होगा आईपीएसपी यानी कि इनिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने न्यूरो ट्रांसमीटर्स की क्लासिफिकेशन के बारे में, तो हम लोगों ने देखा कि हमारे दो टाइप के होते हैं, इनिबिटरी एक्साइटेटरी। अब इनिबिटरी की बात करें तो जो इनिबिटरी मतलब कि जो हमारा कह सकते हो इनिबिशन कॉज करते हैं। देखिए इनिबिशन का मतलब क्या है, इनिबिशन का मतलब है कि ये क्या होंगे, अगर ये न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होंगे ना तो ये सिग्नल्स को कह सकते हो थोड़ा सा सप्रेस करते हैं, मतलब कि हमारे एक्शन पोटेंशियल या फिर डीपोलराइजेशन को हमारा यहाँ पे सप्रेस करते हैं। और देखिए हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि जब भी कोई चीज़ यहाँ पे सप्रेस करती है तो अगर मान लीजिए कि हमारा न्यूरॉन अगर हाइपर पोलराइज हो जाए तो क्या होगा, वो दोबारा से एक्शन पोटेंशियल नहीं कर पाएगा जल्दी। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारे इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये जनरली क्या करते हैं, जनरली हमारा हाइपर पोलराइजेशन कॉज करते हैं, ठीक है, और हमारे न्यूरॉन को इनिबिट कर देते हैं, यानी सिग्नल को आगे पास होने से जनरली रोक देते हैं। और फंक्शंस की बात करें तो देखिए भाई, जब हमारा न्यूरॉन जो है कह सकते हो सिग्नल नहीं जनरेट करेगा तो हमारा जल्दी कह सकते हो रिलैक्सेशन होगा, हमारा न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी रिड्यूस होगी, और हमारा यहाँ पे स्लीप और मसल टोन में हमें जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। यानी कि कह सकते हो हम लोग जब भी सो रहे होते हैं या फिर हम लोग बहुत ही रिलैक्स होते हैं तब हमारा ये सारे न्यूरो ट्रांसमीटर काम कर रहे होते हैं। ग्लाइसिन की बात करें तो ये भी हमारा एक टाइप का इनिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, और ये भी हमारा देखिए सभी न्यूरो ट्रांसमीटर ज़्यादातर हमारा हाइपर पोलराइजेशन करके अपना एक्शन शो करते हैं। और हाइपर पोलराइजेशन कब होता है, जब हमारा जो है कैल्शियम क्लोराइड चैनल्स हमारे यहाँ पे ओपन होते हैं। ना अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने एक्साइटेटरी के बारे में, तो देखिए एक्साइटेटरी क्या होते हैं, ये हमारा जो है न्यूरॉन को कह सकते हो और ज़्यादा एक्साइट करते हैं, एक्शन पोटेंशियल को और ज़्यादा जो है जनरेट करने में हेल्प करते हैं। देखिए ये हमारा फायरिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल को बढ़ाते हैं, ठीक है, मतलब कि एक्शन पोटेंशियल को और ज़्यादा प्रमोट करते हैं। बाकी ये हमारा डीपोलराइजेशन कॉज करते हैं। और हमारा बात करें तो जैसे हमारा ग्लूटामेट हो गया, तो ग्लूटामेट क्या होता है, ये हमारा कह सकते हो सोडियम और कैल्शियम चैनल्स को ओपन करता है, ठीक है, और लर्निंग मेमोरी कॉग्निशन में इन्वॉल्व होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा डोपामीन हो गया, तो डोपामीन हमारा एक टाइप का मोनो अमीन न्यूरोट्रांसमीटर होता है। और देखिए ये हमारा देखिए अब डिपेंड करता है कि ये किस टाइप के रिसेप्टर बाइंड हो रहा है। अगर ये D1 पे बाइंड होगा तो D1 होता है एक्साइटेटरी, तो ये हमारा एक्साइटेशन कॉज करेगा, और अगर ये D2 रिसेप्टर बाइंड हुआ तो ये इनिबिशन कॉज करेगा। इसके अलावा देखिए हमारा डोपामीन क्या होता है, भाई डोपामीन आप लोगों ने सुना होगा कि डोपामीन बहुत ज़्यादा बढ़ता है हमारी बॉडी में, तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है, हमें रिवॉर्ड जैसा फील होता है। तो ये हमारा रिवॉर्ड, मोटिवेशन और हमारे देखिए मोटर कंट्रोल, यानी हमारी बॉडी के बहुत सारे मूवमेंट को कंट्रोल करने में भी ये अपना रोल प्ले करता है। और देखिए इसको आप लोग याद रखिएगा, मोटर कंट्रोल को याद रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट यूनिट में हम लोग देखने वाले पार्किंसन डिजीज और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन सब में इसी की कमी से हमें जो है देखने को मिलती है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने सेरोटोनिन के बारे में, तो सेरोटोनिन को हम लोग यहाँ पे 5-HT बोलते हैं, और ये हमारा यहाँ पे बहुत सारे देखिए 5-HT के भी बहुत सारे अलग अलग रिसेप्टर होते हैं, 5-HT1, 5-HT2, 5-HT3। तो अब ये भी जो है दोनों नेचर का होता है, इनिबिटरी भी होता है, एक्साइटेटरी भी होता है, डिपेंड करता है कि किस टाइप के रिसेप्टर पे जाके ये बाइंड हो रहा है। और ये हमारा मूड रेगुलेट करता है, भूख, एपेटाइट को रेगुलेट करता है, स्लीप और पेन, ठीक है, इन सब में हमारा यहाँ पे इसका रोल देखने को मिलता है। तो देखिए ये हो गया हमारा यहाँ पे CNS का एक पूरा जनरल इंट्रोडक्शन जो भी आप लोग के सिलेबस में था। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फाइनली अपने कह सकते हो अपने सिलेबस में, जो कि हमारा यहाँ पे है जनरल एनेस्थेटिक्स, ठीक है। ये हमारा पहला टॉपिक है जनरल एनेस्थेटिक, फिर हमारा प्री एनेस्थेटिक है, फिर हमारा सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स है, फिर हमारा सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है, फिर हमारा एंटी एपिलेप्टिक्स है, और फिर हमारा अल्कोहल एंड डाइसल्फिराम है। सभी का टाइम आप लोग को देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अपने जनरल एनेस्थेटिक्स के बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे जनरल एनेस्थेटिक्स के बारे में, तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं अपने एनेस्थीसिया को। अब देखिए एनेस्थीसिया का नाम आप लोगों ने तो जरूर सुन रखा होगा। एनेस्थीसिया क्या होता है भाई, एनेस्थीसिया जब भी कह सकते हो कोई भी ऑपरेशन होता है, ठीक है, अब चाहे वो स्मॉल हो चाहे लार्ज हो, तो वहाँ पे ऑपरेशन से पहले यहाँ पे क्या होता है, पेशेंट को यहाँ पे एनेस्थीसिया दी जाती है। अब एनेस्थीसिया देने का मेन पर्पस क्या होता है कि जो भी ऑपरेटिव प्रोसीजर्स के दौरान जो भी दर्द होता है, ठीक है, या फिर जो भी कह सकते हो सिचुएशंस होती हैं, उससे यहाँ पे पेशेंट को जो है कोई भी डिस्कम्फर्ट ना हो, पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो, तो उसी लिए हम लोग यहाँ पे एनेस्थीसिया का यूज़ करते हैं। अभी देखिए जो हमारे एनेस्थीसिया है ये हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है लोकल, एक होता है हमारे यहाँ पे जनरल। अब देखिए लोकल का मतलब है, लोकल यानी कि जैसे मान लीजिए कि डेंटल सर्जरी वगैरह हो रही है, जैसे मान लीजिए कोई अपना टूथ एक्सट्रैक्शन करवा रहा है, किसी को दांत निकलवाना है,
तो भाई देखिए यहाँ पे जनरल एनेस्थेटिक देने का तो कोई मतलब है नहीं। देखिए जनरल का मतलब है जो हमारी पूरी बॉडी पे एनेस्थीसिया कॉज करते हैं, और लोकल का मतलब जो किसी स्पेसिफिक जगह पे करते हैं। तो मान लीजिए कोई एक दांत निकालना है तो वहाँ पे हम लोग पूरी बॉडी को तो एनेस्थेसाइज नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जिस दांत को निकालना है उसी के आसपास यहाँ पे जो है अपने लोकल एनेस्थेटिक एजेंट का यूज करके और उस एरिया को क्या करेंगे, उस एरिया को एनेस्थेसाइज कर देंगे, यानी कि सुन्न कर देंगे। ठीक है, सुन्न करना आप लोगों ने सुना होगा शायद। तो यहाँ पे देखिए यही होता है हमारा एनेस्थीसिया का काम। क्या होता है, हमारी बॉडी को कह सकते हो जो है कह सकते हो हमारी बॉडी में पेन परसेप्शन को यहाँ पे गैप कर देना, है ना। और यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो हमारे लोकल होते हैं, तो लोकल में क्या होता है, लोकल में पर्सन की कॉन्शियसनेस जो है अलाइव होती है, यानी कि वो यहाँ पे कॉन्शियस रहता है, यानी कि वो बेहोश नहीं होता है, अनकॉन्शियस नहीं होता है। लेकिन जो जनरल एनेस्थेटिक्स हैं ये यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि इसमें जो हमारा पेशेंट है वो यहाँ पे अपना होश खो देता है। लेकिन यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारा रिवर्सिबल होता है, ऐसा नहीं कि परमानेंट होता है, डेफिनेटली हमारा रिवर्सिबल ही होता है। और यहाँ पे देखिए एनाल्जेसिया, यानी कि एनाल्जेसिक मतलब हमारी वो दवाएं जो कि दर्द को कम करती हैं, दर्द दूर करती हैं, तो ये एनाल्जेसिया की तरह काम करता है। एमनेसिया, और यहाँ पे देखिए एमनेसिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी। देखिए लॉस ऑफ मेमोरी का मतलब ये नहीं कि उसकी पूरी मेमोरी ही लॉस हो जाती है। लॉस ऑफ मेमोरी का मतलब है कि ऑपरेशन के दौरान जो जो चीज़ें हुई वो उसको याद नहीं रहेंगी, तो वो हमारा लॉस ऑफ मेमोरी भी हो जाता है। उसके बाद देखिए मसल्स को यहाँ पे रिलैक्स कर देती है। और यहाँ पे रिफ्लेक्सेज, यानी कि रिफ्लेक्सेज मतलब हमारी वही जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो भी रिस्पॉन्स करता है उसको यहाँ पे सप्रेस कर देती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी यहाँ पे पूरी तरीके से कह सकते हो रिस्पॉन्स लेस हो जाती है, रिस्पॉन्स नहीं कर पाती कुछ भी। और बाकी देखिए दीज एजेंट्स आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्जिकल एंड अदर मेडिकल प्रोसीजर्स पेनलेसली एंड विदाउट साइकोलॉजिकल ड्रामा। और देखिए भाई इसमें क्या होता है, इसमें हमारे जो भी सर्जरी वगैरह होती है वो पेनलेस परफॉर्म हो जाती है, और यहाँ पे कोई भी ट्रॉमा वगैरह नहीं होता है पेशेंट को कि भाई उसके साथ इतना बड़ा कुछ हो गया है ना, तो उसको याद नहीं रहता है। और यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करें अपने इसके जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, तो अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो हमारा जनरल एनेस्थेटिक है, जैसे देखिए जो लोकल एनेस्थेटिक है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो हमें पता होता है कि वो हमारा जनरली क्या होता है, सोडियम चैनल्स को यहाँ पे इनहिबिट कर देता है। ठीक है, सोडियम के एंट्री को रोक देता है। लेकिन ये जो जनरल है ना, इनका जो है कह सकते हो एकदम एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसी को नहीं पता है, मतलब कि नहीं पता है। लेकिन यहाँ पे कुछ पाथवे होते हैं जिन पे ये यहाँ पे काम करते हैं, ऐसा माना जाता है। यानी इनके ऊपर कह सकते हो यहाँ पे थ्योरीज दी गई हैं, बाकी बिल्कुल एग्जैक्टली किस तरीके से काम करते हैं ये हमें बहुत अच्छे से नहीं पता है। तो इसमें सबसे पहली थ्योरी है एनहांसमेंट ऑफ इनिबिटरी पाथवे। अब देखिए आपको पता है कि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर हमारे कुछ इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। अब देखिए ये जो इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में नेचुरली इनिबिशन कॉज करते हैं, यानी कि नेचुरली हमारी बॉडी की सभी चीज़ों को इनिबिट करते हैं। और देखिए जब इनिबिट करते हैं, जैसे मान लीजिए इनका बहुत बड़ा रोल होता है हमारी स्लीप में, हमें नींद आने में, ठीक है, हमें रिलैक्स करने में, जब भी हम बहुत ज़्यादा काम होते हैं, शांत होते हैं, तो इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो ये हमारी बॉडी में नेचुरल इनिबिशन कॉज करते हैं। तो ये जो हमारा जनरल एनेस्थेटिक है भाई इसको भी तो यही करना है ना। देखिए एक बात बताइए कि जब हमारी बॉडी में कुछ भी पेन वगैरह का सिग्नल्स है ये कौन भेजता है, ये हमारा सीएनएस ही भेजता है। अगर हम लोग यहाँ पे सीएनएस को इनिबिट कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो जनरल एनेस्थेटिक भी देखा जाए तो इनिबिशन ही कॉज करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा बॉडी का नेचुरल इनिबिटरी रिस्पॉन्स है ये इसको बढ़ा सकते हैं, यानी इनिबिशन ऑफ इनिबिटरी इनहैंसमेंट ऑफ इनिबिटरी पाथवे, यानी इनिबिटरी पाथवे को एनहांस करना, बढ़ा देना। तो मोस्ट ऑफ द जनरल एनेस्थेटिक क्या करते हैं, हमारा इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि गाबा को बढ़ा देते हैं, यानी गाबा की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। अब जब गाबा की एक्टिविटी बढ़ती है तो देखिए अभी हम लोग अच्छे से देखेंगे कि गाबा अपना एक्शन कैसे शो करता है। अच्छा देखिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख ही लेते हैं कि गाबा बेसिकली करता क्या है। ठीक है, तो गाबा अगर हम लोग यहाँ पे देखना चाहें तो देखिए जो हमारा गाबा है ना, तो एक हमारा होता है गाबा ए रिसेप्टर। ठीक है, तो ये अपने गाबा ए रिसेप्टर पे ही जाके अपना काम करता है। तो ये देखिए होता क्या है कि ये जो गाबा रिसेप्टर है तो इसमें ये बेसिकली हमारा यहाँ पे क्लोराइड चैनल्स का रिसेप्टर होता है, मतलब इसमें क्लोराइड चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। और देखिए ये जनरली क्या होता है, ये जनरली यहाँ पे बंद होते हैं, क्लोज होते हैं। लेकिन कब तक क्लोज होते हैं, तब तक जब तक यहाँ पे गाबा यहाँ पे बाइंड नहीं होता है। लेकिन जैसे यहाँ पे जो हमारा गाबा है, जैसे मान लीजिए हमारा गाबा है और ये यहाँ पे गाबा के पास होती है गाबा रिसेप्टर बाइंडिंग साइट, ठीक है, इसके रिसेप्टर पे। तो ये जैसे यहाँ आके बाइंड होता है तो बाइंड होते ही होता क्या है कि यहाँ पे क्लोराइड चैनल ओपन हो जाते हैं। और जब ये ओपन होंगे तो क्लोराइड चैनल यहाँ पे अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं। और हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही क्या देखा था कि अगर हमारा क्लोराइड चैनल काफ़ी ज़्यादा ओपन हुआ, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है। और हाइपर पोलराइजेशन अगर हुआ तो हमारा न्यूरॉन जल्दी एक्शन नहीं कर पाएगा, यानी उसका इनिबिशन हो जाएगा। तो मेन चीज़ वही है कि हमारा हाइपर पोलराइजेशन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से न्यूरॉन की एक्साइटेबिलिटी यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है और हमें यहाँ पे सिडेशन मतलब कि नींद आना, ठीक है, और एमनीसिया मतलब कि लॉस ऑफ मेमोरी, अनकॉन्शियसनेस, ये सभी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए
दूसरी चीज़ हमारी क्या हो सकती है कि इनहिबिशन ऑफ एक्साइटेटरी पाथवे। अच्छा देखिए, एक बात है कि हमारी बॉडी में अगर मान लीजिए कोई चीज़ नेचुरली इनहिबिट है, ठीक है, तो उसको बढ़ा के हमारा ये काम कर सकते हैं। और देखिए हमारी बॉडी में जो एक्साइटेटरी पाथवे हैं, जैसे मान लीजिए ग्लूटामेट, हम लोगों ने देखा बहुत ही मेजर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो ये जो देखिए हमारी बॉडी में जो एक्साइटेशन कॉज कर रहा है, अगर हम लोग इसको भी रोक दें तो भी हमारा काम बन जाएगा। तो ये हमारा एक्साइटेटरी पाथवे को इनहिबिट भी करते हैं, जैसे कि हमारा ग्लूटामेट को, ठीक है, जो कि हमारा एनएमडीए रिसेप्टर पे बाइंड होता है। ग्लूटामेट यहाँ पे एनएमडीए रिसेप्टर बाइंड होता है, तो ये एनएमडीए रिसेप्टर को इनहिबिट कर देते हैं और ग्लूटामेट की एक्टिविटी को रोक देते हैं। जैसे कि हमारा कीटामीन हो गया, तो ये हमारा एनएमडीए रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमें जो है एक डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। बाकी देखिए अगर हम लोग बात करें तो थर्ड हमारा हो जाता है मॉड्यूलेशन ऑफ आयन चैनल्स। तो देखिए कुछ आयन चैनल्स को भी यहाँ पे कह सकते हो इनहिबिट या फिर इनहेंस करके ये अपना एक्शन शो कर सकते हैं, जैसे कि हमारा K+ को रिफ्लेक्स को जो है बढ़ा के या फिर सोडियम चैनल को इनहिबिट करके। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमारा क्या हो सकता है, हमारा जो है कह सकते हो एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे रिड्यूस हो सकता है, यानी हमारी न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी यहाँ पे सप्रेस हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे ये काम करते हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए जो हमारा जनरल एनेस्थीसिया होता है, यानी कि जब भी हम लोग यहाँ पे किसी पेशेंट को अपनी जनरल एनेस्थेटिक जो है मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, तो होता क्या है कि वो हमारा कुछ स्टेजेस में काम करती है। जैसे जब आप लोगों ने देखिए मान लीजिए कि जब आप लोगों ने मेडिसिन दी, ठीक है, तो वो पहले स्टेज 1 में गई, फिर धीरे धीरे यहाँ पे जैसे उसकी डोज यहाँ पे बढ़ाएंगे तो स्टेज 2 आएगा, फिर थोड़ा सा और डोज बढ़ाएंगे तो स्टेज 3 आएगा। तो यहाँ पे देखिए या फिर कह सकते हो कि जब मेडिसिन देते ही हो तो पहले थोड़ा सा स्टेज 1 पे काम होता है, फिर स्टेज 2, तो यहाँ पे कुछ स्टेजेस होते हैं। तो जनरली यहाँ पे 4 स्टेज हमें देखने को मिलते हैं और इन चारों को हम लोग यहाँ पे एक एक करके समझते हैं। तो देखिए जब भी यहाँ पे मेडिसिन बिल्कुल दी जाती है तो सबसे पहले आता है स्टेज 1, और स्टेज 1 होता है हमारा यहाँ पे पेन रिलीफ स्टेज, यानी कि इस स्टेज में क्या होता है, पेशेंट का जो पेन है, ठीक है, वो यहाँ पे गायब होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा राइट आफ्टर एनेस्थीसिया जैसे ही दिया जाता है वो स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पर्सन स्टिल अवेक, यानी कि अभी पेशेंट का होश नहीं होता है, यहाँ पे पर्सन जो है कॉन्शियस रहता है। और यहाँ पे लेकिन यहाँ पे उसकी जो पेन परसेप्शन है वो यहाँ पे धीरे धीरे खत्म होने लगती है और यहाँ पे थोड़ा सा लेजी स्लीपी और रिलैक्स फील होने लगता है। रिफ्लेक्सेस यहाँ पे अभी भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पलकें झपकाना और यहाँ पे कफिंग वगैरह अगर है तो वो सब चीज़ें अभी प्रेजेंट होती हैं। और यहाँ पे देखिए जैसे स्टेज 1 अगर हम लोग बात करें तो मान लीजिए कि अगर किसी को स्टेज 1 तक ही देना है तो वहाँ पे हम लोग काफ़ी लो डोज देते हैं और ये हमारा बहुत ही स्मॉल प्रोसीजर या फिर जो है कह सकते हो फुल एनेस्थीसिया देने से पहले दी जाती है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हम लोगों ने एनेस्थीसिया की डोज थोड़ी सी बढ़ाई या फिर मान लीजिए स्टेज 2 हमारा आ गया थोड़ा टाइम बढ़ने पर, तो स्टेज 2 में देखिए क्या होता है। अब यहाँ पे जो हमारा पर्सन है वो हमारा अनकॉन्शियस हो जाता है, यानी कि यहाँ पे पर्सन को होश नहीं रहता है। और यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे हमें बहुत ही स्ट्रेंज मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो स्टेज 2 है ना, यहाँ पे हमें बहुत ही स्ट्रेंज मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि जो पेशेंट है वो होश में नहीं है लेकिन फिर भी हो सकता है कि वो रोना स्टार्ट कर दे, वो नींद में ही कुछ बोलना स्टार्ट कर दे, हंसना स्टार्ट कर दे, है ना, लाफिंग वगैरह। और यहाँ पे ब्रीथिंग बहुत ही फास्ट या फिर अनइवन हो सकती है। और यहाँ पे रिफ्लेक्सेस देखिए अभी भी जैसे रिफ्लेक्सेस अभी भी प्रेजेंट हो सकते हैं, समटाइम्स बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हो सकते हैं। और यहाँ पे पर्सन को वोमिटिंग वगैरह भी हो सकती है। और इसके अलावा देखिए हमारा कह सकते हो कि चोकिंग, मतलब कि पेशेंट का दम भी घुटना स्टार्ट हो सकता है। और यहाँ पे ये बहुत ही रिस्की स्टेज होती है। देखिए भाई हम लोगों ने क्या देखा, स्टेज 2 में देखिए पर्सन को जो है कह सकते हो क्राइंग और चोकिंग, वोमिटिंग और टॉकिंग, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ तो नहीं है, तो ये हमारी रिस्की स्टेज होती है। और यहाँ पे आजकल जो भी एनेस्थीसिया होती है वो ऐसे दी जाती है कि जो स्टेज 2 है वो बहुत ही तेज़ी से जो है आए और चली जाए, यानी कि यहाँ पे डॉक्टर्स जो है ऐसी मेडिकेशंस देते हैं आजकल एनेस्थीसिया में जो कि इसको बहुत जल्दी पास कर दें, स्टेज 2 ज़्यादा देर तक यहाँ पे ना रुके। तो स्टेज 2 के बाद हमारी आती है स्टेज नंबर 3, जो कि हमारी होती है सेफ फॉर सर्जरी या फिर सर्जिकल एनेस्थीसिया, यानी कि ये हमारी वो स्टेज होती है जहाँ पे हमारा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। इसमें जो हमारा पर्सन है, ठीक है, वो फुली अनकॉन्शियस होता है, उसको कोई भी पेन वगैरह नहीं फील होता है, वो मूव नहीं करता है, उसके मसल्स यहाँ पे रिलैक्स हो जाते हैं, ब्रीथिंग यहाँ पे रेगुलर हो जाती है, रिफ्लेक्सेस सारे चले जाते हैं। और देखिए ये जो स्टेज 3 है ना, अब ये भी हमारे कह सकते हो फर्दर 4 लेवल पे डिवाइड होती है, जिसको हम लोग 4 प्लेन्स में जो है डिवाइड करते हैं। अब देखिए जो हमारा प्लेन 1 होता है तो इसमें हमारा पेशेंट अभी लाइट स्लीप में सो गया होता है, मतलब अनकॉन्शियस है लेकिन थोड़ा सा लाइट अनकॉन्शियस है। और यहाँ पे आईलिड रिफ्लेक्स चला जाता है, जैसे कि जो पलकें झपकाना वाला होता है वो सब चीज़ें चली जाती हैं। अब प्लेन 2 हमारा मीडियम डेप्थ स्लीप होती है, जिसमें हमारा कॉर्नियल रिफ्लेक्स चला जाता है। देखिए आईलिड हो चाहे कॉर्नियल हो, है तो दोनों सेम ही, बस आईलिड का मतलब है जो नेचुरल रिफ्लेक्स होता है वो चला जाता है, और कॉर्नियल का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आप अपनी आंखें बंद कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोग नेचुरली तो मूवमेंट नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर मान लीजिए आप लोग की आंखों पर कोई ऐसे उंगली ला के टच करे तब तो आप अपनी आंखें झपका लोगे। लेकिन यहाँ पे मीडियम डेप्थ में क्या होगा कि अगर
मान लो पेशेंट की आंखों में कोई ऐसे मतलब लाइक फिंगर भी लाके प्रेस कर रहा है, तब भी वहाँ पे वो जो है रिफ्लेक्स नहीं करेगा। प्लेन 3 में क्या होता है, काफ़ी डीप स्लीप होती है, चेस्ट मसल भी रिलैक्स हो जाती है, और प्लेन 4 हमारी काफ़ी टू डीप स्लीप होती है, और यहाँ पे ब्रीथिंग हमारी थोड़ा सा वीक हो सकती है। तो डॉक्टर्स यहाँ पे जनरली जो है प्लेन 2 या फिर प्लेन 3 में सर्जरी स्टार्ट कर देते हैं। और स्टेज 4 की बात करें तो स्टेज 4 हमारी यहाँ पे देखिए हमारी थोड़ा सा कह सकते हो डेंजर स्टेज होती है। यहाँ पे स्टेज 4 हमें पूरी कोशिश यही करनी रहती है कि स्टेज 4 ना आने पाए, क्योंकि ये बहुत ही डेंजर होती है। यहाँ पे जो है ये तभी आती है जब बहुत ही ज़्यादा एनेस्थीसिया दे दिया गया होता है, और यहाँ पे ब्रीथिंग जो है मतलब कि ब्रेन के वो एरिया जो कि ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हैं, हार्ट को कंट्रोल करते हैं, वो भी स्टॉप हो जाते हैं वर्क करना, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि पर्सन यहाँ पे कह सकते हो ब्रीथिंग स्टॉप कर सकता है, ब्लड प्रेशर काफ़ी ड्रॉप हो सकता है। और भाई देखिए भाई अगर सांस ही नहीं ले पाएगा पेशेंट, अच्छा देखिए हम लोग सांस भी कैसे ले रहे हैं, हमारी ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है इन सब चीज़ों को, हमारा ब्रेन का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। अगर मान लीजिए वो कंट्रोल करना बंद कर दे तो हम लोग सांस भी नहीं ले पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा भाई, सांस ही नहीं ले पाओगे तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो इसको हमें बहुत ही जल्दी ट्रीट करना होता है अगर ये सिचुएशन पहुंच भी गई होती है, और यहाँ पे हमारा डॉक्टर्स इस स्टेज को अवॉइड करते हैं, बहुत ही इमरजेंसी स्टेज होती है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया। बाकी अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने क्लासिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा क्लासिफिकेशन है हमारा दो टाइप से हो जाता है। पहला हो जाता है इनहेलेशनल और दूसरा हो जाता है हमारे यहाँ पे इंट्रावेनस। तो यहाँ पे देखिए इनहेलेशनल की बात करें तो इनहेलेशनल के अंदर भी दो टाइप है, पहला है गैसियस, दूसरा है वोलाटाइल लिक्विड्स। और देखिए इनहेलेशन का मतलब कि जो हम लोग इनहेल करते हैं अपनी नोज के थ्रू, अपने माउथ के थ्रू, और इंट्रावेनस का मतलब कि जो हमारी ब्लड में दी जाती है। जैसे अब इसमें भी हमारे बहुत अलग अलग टाइप है, फास्ट एक्टिंग, और देखिए फास्ट एक्टिंग और दूसरा हमारा स्लो एक्टिंग है। स्लो एक्टिंग के अंदर हमारे तीन टाइप है, बेंजोडाइजेपिन, डिसोसिएटिव और ओपाइड। तो देखते हैं इन सब चीज़ों इन सबको। तो सबसे पहले बात करते हैं इनहेलेशन के बारे में। तो देखिए इनहेलेशन मतलब सिंपल सी बात है, इसको हम लोग यहाँ पे इनहेल करेंगे। ये हमारे अब इसके अंदर देखिए इसके अंदर भी गैसियस होते हैं और हमारे यहाँ पे कह सकते हो वोलाटाइल लिक्विड्स होते हैं, और इनको हम लोग इनहेल करते हैं। और ये हमारा जो है जनरल एनेस्थीसिया को मेंटेन करने में या फिर इंड्यूस करने में मतलब स्टार्ट करने में यूज की जाती है। और की फीचर्स की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, हम लोग इसको ये देखिए भाई इसको हम लोग यहाँ पे नोज या फिर माउथ के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं तो लंग्स में जाती है, और उसके बाद यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाती है। और ये हमारा मेनली भाई सीएनएस पे ही एक्ट करेगी, क्योंकि वहीं पे इसको एक्शन शो करना है। और इसका यूज हम लोग इंड्यूशन का मतलब है स्टार्ट करना या फिर जो है एनेस्थीसिया को मेंटेन करने में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। और इसमें हमारे गैस और वोलेटाइल लिक्विड्स आते हैं। एमओए का मतलब एमओए हमारा वही है कि हमारा जो है जनरली जो है गाबा ए रिसेप्टर को जो है इनहिबिट कर देते हैं, और कुछ एजेंट्स हमारे ऐसे भी हैं जो कि हमारे एनएमडीए रिसेप्टर्स को इनहिबिट करते हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड, हेलोथेन, आइसोफ्लोरेन, तो ये सारे हमारे एग्जांपल हो जाते हैं। अब इसके अंदर भी दो सब टाइप है, पहला है गैसियस, दूसरा है हमारा वोलेटाइल लिक्विड्स। तो गैसियस में हमारा एक ही मेन ड्रग है नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये हमारी एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है, मतलब कि हमारा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमिशन को रोकती है, जिसकी वजह से हमारा इनहिबिट हो जाता है एक्साइटेटरी। और उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या होता है भाई, इसकी वजह से हमारे एनाल्जेसिया मतलब हमारे दर्द का एहसास खत्म हो जाता है। सेडेशन मतलब कि थोड़ा बहुत नींद लगने लगती है और हमारा, लेकिन यहाँ पे कोई भी मसल रिलैक्सेशन वगैरह नहीं होता है। और फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो हमारे यहाँ पे रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाती है एल्वियोली से ड्यू टू लो ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट। अच्छा देखिए यहाँ पे एब्जॉर्ब होने का मतलब क्या है, बहुत ध्यान समझिएगा। यहाँ पे एब्जॉर्ब होने का मतलब ब्लड में एब्जॉर्ब होने से नहीं है, बल्कि सीएनएस में एब्जॉर्ब होने से है। मतलब ये बहुत जल्दी हमारी ब्रेन तक पहुँच जाती है, क्योंकि ब्लड में ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होती है। और ऑनसेट रिकवरी की बात करें तो देखिए हमारे यहाँ पे पेशेंट जो है कह सकते हो एनेस्थीसिया का इफेक्ट खत्म होने के बाद बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बहुत ही जल्दी हमारी सीएनएस में पहुँच जाती है, और हमारा मेटाबॉलिज्म नहीं होता है बल्कि हमारा एक्सहेल कर दी जाती है, मतलब कि हम लोग यहाँ पे जब सांस छोड़ते हैं तो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। और थेरापेटिक यूजेज की बात करें तो हमारा देखिए अदर एनेस्थेटिक एजेंट के साथ हम लोग यहाँ पे इसको जो है एक एडजुवेंट यानी कि साथ में जो है कॉम्बिनेशन थेरेपी की तरह इसको यूज करते हैं। डेंटल एंड ऑब्स्टेट्रिक एनाल्जेसिया मतलब कि ऑब्स्टेट्रिक मतलब कि जो हमारा कह सकते हो प्रेगनेंसी होता है, ठीक है, और हमारा यहाँ पे चाइल्ड बर्थ होता है, तो उन सब में हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद माइनर प्रोसीजर्स, तो इन सब में हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। न्यूरोपैथी मतलब हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो यहाँ पे वीक हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिल सकता है। नॉजिया, वोमिटिंग, माइल्ड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, तो ये सारे हमारे एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। ना सेकंड हम लोग बात करें अपने वोलाटाइल लिक्विड्स के बारे में, तो इनके अंदर मेनली हमारा ईथर, हेलोथेन वगैरह देखने को मिलते हैं। मैकेनिज्म की बात करें तो हमारे ये गाबा ए रिसेप्टर पे अपना एक्शन शो करते हैं, उसको एनहांस करते हैं, और हमारा सीएनएस डिप्रेशन कॉज करते हैं, अनकॉन्शियसनेस कॉज करते हैं, मसल रिलैक्सेशन करते हैं, और हमारा कुछ हमारे पोटेशियम और ग्लाइसिन चैनल्स पर भी काम करते हैं। अब देखिए अलग अलग एक्शन अलग अलग रीजन्स की अलग अलग फार्माकोकाइनेटिक होती है। जैसे कि ईथर हमारा बहुत ही वेरी स्लो
जो है कह सकते हो रिकवरी होती है बहुत ही स्लो है, अपना एक्शन भी शो करता है। हेलोथिन हमारा मॉडरेट ऑनसेट और मॉडरेट रिकवरी शो करता है, फास्ट होता है आइसोफ्लोरेन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ज़्यादातर देखिए, ज़्यादातर हमारी जो ड्रग्स हैं मेटाबोलाइज नहीं होती बल्कि एक्सहेल कर दी जाती हैं। और यूजेज की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो है इंड्यूशन मतलब कि कह सकते हो एनेस्थीसिया स्टार्ट करने में और उसको मेंटेन करने में। उसके बाद हमारे यहाँ पे चिल्ड्रन वगैरह में प्रेफर की जाती है, जैसे सीवोफ्लोरिन हो गया। डेस्फ्लोरिन की बात करें तो हमारे यहाँ पे डे केयर सर्जरी में। और यहाँ पे ज़्यादातर ये जो है आईवी एजेंट्स या फिर नाइट्रस ऑक्साइड के साथ जो है कॉम्बिनेशन में यूज करी जाती है। तो ये हो गए हमारे यहाँ पे इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स। अब हम लोग बात करते हैं इंट्रावेनस के बारे में। इंट्रावेनस मतलब कि जो हमारे इंजेक्शन के थ्रू, आईवी इंजेक्शन के थ्रू हमारे ब्लड में दी जाती हैं। अब ये भी हमारे दो टाइप के होते हैं, फास्ट एक्टिंग, स्लो एक्टिंग। तो फास्ट एक्टिंग मतलब कि बहुत ही फास्ट काम करते हो, तो ये हमारे बहुत ही रैपिड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस कॉज करते हैं 30 सेकंड्स के अंदर। और मेनली हमारा जनरल एनेस्थीसिया को इंड्यूस मतलब कि स्टार्ट करने में इसका यूज़ किया जाता है। अब इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग देख लीजिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए, जैसे अलग अलग ड्रग्स का अलग अलग मैकेनिज्म है। जैसे कि थियोपेंटोन और हमारा प्रोपोफोल की बात करें तो ये हमारा गाबा ए रिसेप्टर की एक्टिविटी को बढ़ाता है। और इटोमेडेट की बात करें तो हमारा सीएनएस को डिप्रेस करता है। कीटामिन की बात करें तो एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। एक टाइप का डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया होता है। देखिए, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया हमारे वो एजेंट होते हैं जो कि मतलब इसमें क्या करता है कि पेशेंट को रियलिटी से बिल्कुल डिटैच कर देते हैं, और यहाँ पे पेशेंट ना अनकॉन्शियस नहीं होता है। अभी इसको हम लोग और देखेंगे। बाकी माइडोजोलम की बात करें तो ये हमारे गाबा रिसेप्टर को पोटेंशिएट करता है। तो ये सारे हमारे अलग अलग एजेंट्स के एमओए देखने को मिल जाते हैं। फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो ये भी हमारा जैसे बहुत ही जल्दी, क्योंकि देखिए फास्ट एक्टिंग है तो बहुत ही जल्दी अपना एक्शन शो करते हैं 10 से 30 सेकंड में। ड्यूरेशन इनकी शॉर्ट ही होती है क्योंकि ज़्यादा मतलब बहुत ही जल्दी एक्शन भी शो करते हैं, बहुत ही कम टाइम तक करते हैं, लगभग 5 से 10 मिनट तक, ठीक है। और बाकी देखिए, अगर हम लोग बात करें ना तो ड्यूरेशन इनकी शॉर्ट क्यों होती है, देखिए इनका मेटाबॉलिज्म होता है इसलिए नहीं होती, बल्कि ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। देखिए, रीडिस्ट्रीब्यूट का मतलब है कि ये सीएनएस में गए। अब देखिए भाई, इनको एक्शन तो सीएनएस में ही दिखाना है, लेकिन होता क्या है, सीएनएस से अदर ऑर्गन्स पे भी चले जाते हैं। अदर मतलब कि ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ इनका एक्शन नहीं होता है, जहाँ इनका कोई काम नहीं होता है। तो भाई देखिए, जहाँ इनका काम नहीं होगा, अगर ये वहाँ चले जाएंगे तो सबसे पहली बात, जब ये वहाँ जाएंगे तो इनकी कंसंट्रेशन क्या होगा, इनकी कंसंट्रेशन सीएनएस में डिक्रीज होगी और बाकी ऑर्गन्स में बढ़ेगी। तो जब बाकी में बढ़ेगी तो बाकी में कोई काम तो है नहीं, सीएनएस में कम होगी तो हमारा लॉस होगा, यानी कि ड्यूरेशन कम हो जाएगा। और मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मोस्टली हेपेटिक मतलब लिवर से मेटाबोलाइज होते हैं, और रीन यानी कि किडनी के थ्रू यहाँ पे एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। यूजेस की बात करें तो हमारा जो है जनरल एनेस्थीसिया को स्टार्ट करने में, शॉर्ट प्रोसीजर्स में, आईसीयू में, ठीक है, और हमारा इमरजेंसी कार्डियक पेशेंट्स, तो इन सब में हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारी स्लोअर एक्टिंग ड्रग्स हो जाती हैं, जिसके अंदर हमारा मतलब ये स्लो एक्शन शो करती हैं, और इसके अंदर हमारे 2-3 टाइप होते हैं, बेंजोडाइजेपिन, ओपाइड्स और डिसोशिएटिव एनेस्थेटिक्स। तो बात करें हम लोग यहाँ पे, देखिए सबके अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। जैसे बेंजोडाइजेपिन की बात करें तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने बेंजोडाइजेपिन के बारे में, तो देखिए ये जो हमारा गाबा रिसेप्टर होता है ना, तो देखिए इस गाबा पे हम लोगों ने देखा एक होती है हमारी गाबा बाइंडिंग साइड, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे गाबा बाइंड होता है और इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से क्लोराइड चैनल ओपन होते हैं और हाइपर पोलराइजेशन होता है। तो देखिए इसी गाबा ए रिसेप्टर पे एक हमारी और साइट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बेंजोडाइजेपिन बाइंडिंग साइट। तो ये जो बेंजोडाइजेपिन है ये अपनी गाबा ए की बेंजोडाइजेपिन बाइंडिंग साइट पे जाके बाइंड होते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कह सकते हो ये जब बाइंड होते हैं ना तो ये इस रिसेप्टर पे काम नहीं करते बल्कि गाबा की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। मतलब जब ये बेंजोडाइजेपिन बाइंड हो जाएंगे तो ये गाबा की एक्टिविटी को बढ़ा देंगे, और गाबा की एक्टिविटी बढ़ेगी तो क्लोराइड चैनल ज़्यादा देर तक ओपन रहेगा, तो हमारा हाइपर पोलराइजेशन होगा और हमारा यहाँ पे सेडेशन और एमनीसिया कॉज होगा। ओपॉइड्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए, अभी जो ओपॉइड्स है ना ये एनेस्थेटिक कम और एनाल्जेसिक एजेंट ज़्यादा होते हैं, मतलब कि ये जो है दर्द दूर करने वाली दवाएँ ज़्यादा होती हैं, और ये हमारा जो है हमारी बॉडी में ओपॉइड रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वहाँ जाके बाइंड होकर अपना एक्शन शो करते हैं। और देखिए ओपॉइड्स क्या होते हैं, ये हमारे कह सकते हो मतलब इनके बारे में आप लोगों को नेक्स्ट सेम में फार्माकोग्नोसी में काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। बाकी मॉर्फिन वगैरह अगर आप लोगों ने सुना हो तो वो हमारा ओपॉइड्स के अंदर ही बिलोंग करता है। और कीटामिन की बात करें तो ये हमारा एक टाइप का एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है, और ये हमारा एक टाइप का डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक होता है, ठीक है। और एनएमडीए मतलब कि हमारा जो है ग्लूटामेट के रिसेप्टर को ब्लॉक करता है और हमारा एक्शन शो करता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें फार्माकोकाइनेटिक के बारे में, तो देखिए फार्माकोकाइनेटिक में हमारा जैसे ऑनसेट की बात करें तो बेंजोडाइजेपिन हमारा लगभग 1 से 3 मिनट में अपना एक्शन शो करता है,
ओपॉइड्स लगभग 1 मिनट में, और कीटामीन थोड़ा सा 30 सेकेंड्स में ही अपना एक्शन शो कर देते हैं। ड्यूरेशन की बात करें तो जो है बेंजोडाइजेपिन की जनरली शॉर्ट होती है, इनकी भी शॉर्ट ही होती है, और ये थोड़ा सा लॉन्ग जो है ड्यूरेशन शो करते हैं। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो हमारा बेंजोडाइजेपिन का जनरली हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब कि लिवर के थ्रू मेटाबोलाइज हो जाते हैं और किडनी के थ्रू यहाँ पे एक्सक्रीट हो जाते हैं। और यूजेज की बात करें तो यहाँ पे देखिए हमारा कह सकते हो प्री मेडिकेशन, मतलब कि प्री एनेस्थेटिक की तरह भी इनका यूज देखने को मिलता है। उसके बाद सेडेशन, स्टेटस एपिलेप्टिकस। देखिए स्टेटस एपिलेप्टिकस का मतलब है कि जब एपिलेप्सी का मतलब होता है मिर्गी का दौरा, जब वो 5 मिनट से भी ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। बाकी ओपॉइड्स की बात करें तो हमारा जैसे एनाल्जेसिया हो गया, दर्द दूर करने, है ना, जैसे सर्जरी के दौरान दर्द ना हो, तो मतलब एनेस्थेटिक की तरह ही है, बाकी थोड़ा एनाल्जेसिया भी वही काम करता है। और जनरल एनेस्थेटिक के साथ जो है एडजंक्ट, मतलब कि कॉम्बिनेशन में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। पोस्ट ऑपरेशन पेन मैनेजमेंट में भी हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। कीटामीन की बात करें तो इमरजेंसी एनेस्थीसिया में, एनेस्थमा पेशेंट में, ट्रॉमा सेंटर, शॉर्ट प्रोसीजर, इन सब में हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारे यहाँ पे जनरल एनेस्थेटिक का डिटेल इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने जो है नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा दिया हुआ है प्री एनेस्थेटिक्स। अब देखिए प्री एनेस्थेटिक की बात करें ना, तो प्री एनेस्थेटिक देखिए क्या है। प्री एनेस्थेटिक का मतलब हमारी वो दवाएं जो कि कह सकते हो एनेस्थीसिया देने से पहले दी जाती हैं। तो देखिए प्री एनेस्थेटिक हमारी वो मेडिकेशंस होती हैं जो कि हमारा कह सकते हो जनरल एनेस्थेटिक देने से पहले दी जाती हैं। और देखिए क्यों दी जाती हैं, ये इसलिए दी जाती हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद जो है पेशेंट में कुछ जो है साइड इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि उनका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, कि मतलब ब्रेन इतना ज़्यादा सप्रेस हो जाता है कि वो ज़रूरी एक्टिविटी जो कि कह सकते हो अलाइव रहने के लिए ज़रूरी है वो भी परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे प्री एनेस्थेटिक एजेंट्स देते हैं, यानी कि इसमें हम लोग पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं एनेस्थेसाइज करने के लिए, ठीक है, ताकि हमारी सेफ्टी बढ़ सके और हमारी इफेक्टिवनेस हमारी बढ़ सके। और ये हमारे प्रियर मतलब कि जनरल एनेस्थीसिया से पहले दी जाती हैं, ताकि एंजाइटी, साइड इफेक्ट और हमारा कह सकते हो रिकवरी वगैरह को हम लोग यहाँ पे बढ़ा सकें और हमारा डिक्रीज कर सकें रिक्वायर्ड डोज, यानी कि कह सकते हो एनेस्थीसिया की डोज हमें ज़्यादा ना देनी पड़े हम लोग यहाँ पे, इसलिए इसका यूज़ करते हैं। बाकी इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एंजियोलाइसिस मतलब कि एंजाइटी को रिलीव करना, सेडेशन मतलब कि हमारा पेशेंट को काम करना, और एनाल्जेसिया मतलब कि पेन रिलीफ करना, एमनेसिया मतलब कि जो भी प्रोसीजर के दौरान जो भी अनप्लीजेंट मेमोरीज हैं उनको यहाँ पे रिड्यूस करना, एंटी सिक्रेटरी मतलब कि यहाँ पे जो भी सिक्रीशंस वगैरह होती हैं अननेसेसरी उनको यहाँ पे अवॉइड करना, एंटीमेटिक मतलब कि अगर पेशेंट को यहाँ पे उल्टी वगैरह आने वाली हो, वोमिटिंग वगैरह होने वाली हो तो उसको रोकना, और यहाँ पे डिक्रीज एनेस्थेटिक डोज, यानी कि यहाँ पे ताकि हम लोग जो है एनेस्थीसिया की लो डोज यूज़ करें, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे कुछ कॉमन क्लासेज की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई प्री एनेस्थेटिक में भी ना वही सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे सेडेटिव हिप्नोटिक्स की बात करें तो इसमें डाइजिपाम वगैरह हो गई। तो देखिए ये हिप्नोटिक की तरह मतलब कि कह सकते हो एनेस्थीसिया की तरह भी कभी कभी यूज़ करी जाती हैं और प्री एनेस्थेटिक की तरह भी यूज़ करी जाती हैं। बस डिपेंड करता है कि हम लोग यहाँ पे डोज कितनी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ओपॉइड एनाल्जेसिक हो गया, एंटीकोलिनर्जिक हो गया, H2 ब्लॉकर्स, एंटीमेटिक्स, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स, तो ये सारे हमारे कुछ प्री एनेस्थेटिक एजेंट्स होते हैं जिनका यूज हम लोग यहाँ पे एनेस्थीसिया देने से पहले कर लेते हैं। बाकी ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और आप लोगों ने जनरली देख ही लिया। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने जो है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के बारे में, जो कि हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, ठीक है। तो देखिए बात करें हम लोग यहाँ पे अपने सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के बारे में, तो देखिए सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स क्या होता है। सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स हमारी वो दवाएं होती हैं जो कि हमारे माइंड को जो है काम करने और हमारे हमें नींद लाने में हेल्प करती हैं, यानी कि इन्हीं को हम लोग बोलते हैं नींद की दवाएं। तो नींद की दवाएं बेसिकली वैसे तो हिप्नोटिक्स होती है, बाकी सेडेटिव मतलब कि कह सकते हो जो हमारे माइंड को काम करती है। तो देखिए ये दोनों हमारी जो है उन क्लास की ड्रग्स से बिलोंग करती हैं जो कि हमारे CNS को डिप्रेस करते हैं और हमें कामिंग और स्लीप इंड्यूसिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। देखिए कामिंग होता है सेडेटिव इफेक्ट, और अगर हमें बहुत ज़्यादा स्लीप वगैरह आ रही है तो वो हो जाता है हिप्नोटिक इफेक्ट। तो देखिए सेडेटिव्स हमारी वो मेडिसिन होती हैं जो कि हमें काम करती हैं, जिसकी वजह से हमारी स्ट्रेस, एंजाइटी और एक्साइटमेंट यहाँ पे थोड़ा सा सप्रेस हो जाती है। और हिप्नोटिक्स हमारी वो मेडिकेशन है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे तुरंत सो ही जाते हैं, और यहाँ पे इसको तब दिया जाता है जब किसी को इनसोम्निया हो, यानी कि उसको नींद वगैरह ना आ रही हो। और बोथ सेडेटिव और हिप्नोटिक्स क्या करते हैं, हमारे ब्रेन को स्लो डाउन करते हैं। क्योंकि देखिए भाई नींद हमें कब आती है, नींद हमें तब आती है जब हमारा ब्रेन जो है सप्रेस होता है। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा कंटिन्यू कुछ सोचे जा रहे हैं तो हमें नींद थोड़ी आएगी। जैसे ज़्यादातर अगर
किसी को नींद नहीं आती है, अगर आप लोग कभी फील कर रहे हो कि आप लोगों को नींद नहीं आ रही, तो आप लोग कुछ ना कुछ सोच रहे होगे। जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग लेटे रहते हैं, ठीक है, और उनको नींद ही नहीं आती, तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चला करता है, जब तक चलेगा तब तक नींद नहीं आएगी। तो जब माइंड शांत होता है, जब हमारा दिमाग शांत होता है, तभी हमें नींद आती है। तो ये हमारी वो मेडिकेशन है जो कि हमारे माइंड को रिलैक्स करने का काम करती हैं। तो देखिए ये भी हमारा लगभग वही है कि काम हमारा जो है कह सकते हो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सप्रेस करके अपना एक्शन शो करती हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स है, इनको हम लोग यहाँ पे मेनली 4 क्लास में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला हो गया बेंजोडाइजेपिन्स, दूसरा हो गया बार्बिचुरेट्स, थर्ड हो गया नॉन बेंजोडाइजेपिन्स, और फिर हमारा हो गया अदर सीएनएस डिप्रेसेंट्स। तो देखिए हम लोग यहाँ पे इनको एक एक करके देखते हैं। बाकी बेंजोडाइजेपिन के अंदर भी 2-3 क्लास होती हैं, हिप्नोटिक, एंटी एंजाइटी, एंटी कन्वल्सेंट। देखिए बेंजोडाइजेपिन का मतलब है कि ये हमारी जो है बेंजीन और डाइजेपिन, इनके अंदर 2 रिंग देखने को मिलती है। बाकी इसको हम लोगों ने मेडिसिनल में भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। अब मेडिसिनल में थोड़ा सा अलग था, यहाँ पे थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है। बाकी अगर आप लोगों ने मान लीजिए मेडिसिनल वाला बहुत अच्छे से याद कर लिया है, तो आप लोग वो भी लिख सकते हो, इतनी कोई दिक्कत है नहीं। बाकी ये क्लासिफिकेशन हम लोगों ने जो है केडी त्रिपाठी से लिया है। देखिए फार्माकोलॉजी में हम लोग थोड़ा सा रेफरेंस बुक को ज़्यादा फॉलो करते हुए चलते हैं। तो फार्माकोलॉजी में जितने भी क्लासिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, वो हम लोगों ने जनरली केडी त्रिपाठी से ही लिए हुए हैं। तो ये हमारा केडी त्रिपाठी का क्लासिफिकेशन है, जिसमें हमारे बेंजोडाइजेपिन के अंदर 2-3 क्लास हैं। देखिए एक हो गया हिप्नोटिक, हिप्नोटिक का मतलब जो हमें स्पेसिफिकली नींद लाने में ही यूज किए जाते हैं। और सेकंड हो गया एंटी एंजाइटी, मतलब जो एंजाइटी रिलीव करते हैं। एंटी कन्वर्सेंट, एंटी कन्वर्सेंट मतलब कि वो ड्रग्स जो कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो कि हमारी कह सकते हो जो हमारा एपिलेप्सी होता है, ठीक है, मिर्गी का दौरा वगैरह होता है, उसमें हमारा यूज करी जाती हैं। बार्बिचुरेट्स की बात करें तो इसके अंदर भी 2-3 क्लास है, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट। तो समझ रहे होगे मतलब अल्ट्रा शॉर्ट मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए, शॉर्ट मतलब थोड़ा मॉडरेट, और लॉन्ग मतलब जो लंबे टाइम के लिए एक्टर हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे इनको एक एक करके देखते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे बेंजोडाइजेपिन्स के बारे में, तो देखिए ये हमारी वो ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे क्या करती हैं, सिडेटिव यानी कि काम करती हैं हमारी बॉडी को, हमारे हमें स्लीप यानी कि जो है कह सकते हो नींद लाने में हेल्प करती हैं, एंजाइटी रिलीव करती हैं, और सीजर्स मतलब कि हमारा जो दौरे होते हैं उनको कंट्रोल करती है, और हमारे मसल्स को रिलैक्स करने का भी काम करती है। बाकी देखिए ये हमारी कह सकते हो जैसे इसके अंदर हमारी एक और क्लास है बार्बिचुरेट्स, जो कि थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, तो उससे सेफ होती है बेंजोडाइजेपिन। तो देखिए बात करें हम लोग यहाँ पे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, तो जो हमारे बेंजोडाइजेपिन्स होते हैं वो हमारा जो गाबा ए रिसेप्टर होता है उस पर हमारी एक होती है बेंजोडाइजेपिन बाइंडिंग साइट, वहाँ जाके बाइंड करते हैं और गाबा की एक्टिविटी को यहाँ पे बढ़ा देते हैं। तो गाबा क्या होता है भाई, गाबा हमारा मेन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो जब बेंजोडाइजेपिन हमारे बाइंड होते हैं तो ये हमारा गाबा के इफेक्ट को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्लोराइड चैनल्स की जो फ्रिक्वेंसी होती है ओपनिंग की वो बढ़ जाती है, ज़्यादा टाइम तक ओपन रहते हैं, जिसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन होता है और हमारा सीएनएस यहाँ पे डिप्रेस हो जाता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बेंजोडाइजेपिन्स के एक जनरल फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो हमारा वेल एब्जॉर्ब हो जाते हैं ओरली। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो भाई हमारा हाईली लिपिड सॉल्युबल होते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके सीएनएस तक पहुँच जाते हैं, बहुत जरूरी है इनका सीएनएस तक पहुँचना, वहीं पे इनको एक्शन शो करना है। मेटाबोलाइज हमारा CYP 450 के थ्रू हो जाते हैं, और हमारा यहाँ पे एक्सक्रीशन की बात करें तो किडनी से हमारे यहाँ पे एक्सक्रीट हो जाते हैं। और यूजेस की बात करें तो हम लोग यहाँ पे इनका यूज जो है अपने कह सकते हो एंजाइटी डिसऑर्डर्स, इंसोम्निया, सीजर्स, प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर्स, ठीक है, और बाकी इन सब में करते हैं। और एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हमारा वही है ड्राउजीनेस, थोड़ा सा जो है काफ़ी मतलब स्लीपी सा फील होना, और सिडेशन। तो देखिए सिडेशन यहाँ पे इसका यूज भी हो सकता है, एडवर्स इफेक्ट भी बोल सकते हो। डिजनेस मतलब चक्कर आना, कन्फ्यूजन होना, मसल वीकनेस, तो ये सारे हमारे इसके एडवर्स इफेक्ट हो जाते हैं। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे बेंजोडाइजेपिन। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने बार्बिचुरेट्स के बारे में। अब ये जो बार्बिचुरेट्स हैं ये हमारे काफ़ी ओल्डर सीएनएस डिप्रेसेंट होते हैं, और ये हमारे बार्बिचुरिक एसिड से डिराइव किए जाते हैं, और इनका यूज हम लोग यहाँ पे सिडेशन, हिप्नोसिस, एनेस्थीसिया, सीजर कंट्रोल, इन सब में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। बाकी देखिए आज के टाइम में इनका यूज थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी यहाँ पे इसकी ओवरडोज हो जाती है जो कि बहुत हार्मफुल हो जाती है, और यहाँ पे टॉलरेंस हो जाती है, मतलब कि पेशेंट यहाँ पे इन पे डिपेंड हो जाता है, या फिर कह सकते हो इसको टॉलरेट कर लेता है, तो यहाँ पे इसका एक्शन ही नहीं होता है। और इसकी बात करें तो इसमें देखिए इसमें हमें फिनोबार्बिटोन, ब्यूटोबार्बिटोन, थियोपेंटोन, तो ये सारे हमारे यहाँ पे ड्रग्स देखने को मिलती हैं। MOA की बात करें तो ये हमारा बार्बिचुरेट्स क्या होते हैं, हमारे गाबा ए रिसेप्टर पर। अच्छा देखिए ये जो बार्बिचुरेट्स है ना, ये भी हमारा इसी गाबा रिसेप्टर पे काम करते हैं, और ये भी हमारा गाबा की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। लेकिन सबसे पहली बात कि ये हमारा एंजाइम की एलोस्टेरिक साइड पे बाइंड होते हैं, मतलब कि ये हमारा
बेंजोडाइजेपिन या फिर गाबा वाली साइड पे नहीं, बल्कि एंजाइम के अंदर एक होता है एलोस्टेरिक साइड, जो कि हर एंजाइम की अलग अलग होती है, तो ये वहाँ जाके बाइंड होते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एलोस्टेरिक साइड आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगी, नहीं पता तो बस इतना समझो कि एंजाइम में हमारी एक एलोस्टेरिक साइड भी होती है। तो ये वहाँ जाके बाइंड करते हैं और हमारा क्लोराइड चैनल की ड्यूरेशन को ओपन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कभी कभी जो बारबिट्रेट्स है ना, ये इतना पावरफुल हो जाते हैं कि ये हमारे, देखिए भाई बारबिट्रेट मेनली क्या करता है, गाबा की एक्टिविटी को बढ़ाता है, लेकिन कभी कभी ये गाबा की एक्टिविटी को बढ़ाने के बजाय खुद ही काम करने लगता है। मतलब ये इतना स्ट्रांग हो जाता है कि ये खुद ही हमारा क्लोराइड चैनल्स को ओपन कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि मतलब कैसे, तो ये खुद ही हाइपर पोलराइजेशन कॉज कर देता है। अब आप लोग सोच रहे तो अच्छी बात है, लेकिन देखिए वो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये ज़्यादा इसने एक्शन शो कर दिया तो हमारा माइंड सीएनएस को ज़्यादा डिप्रेस हो जाएगा। तो हो सकता है वही चीज़ है कि हमारा जो है कह सकते हो जो बहुत ही नेसेसरी फंक्शंस है, जैसे कि हो सकता है ब्रीथिंग रेट में ही प्रॉब्लम हो जाए, तो वहाँ पर हमारा ये जो है कह सकते हो थोड़ा सा हाई डोज पे प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो हमारा रैपिडली अब्जॉर्ब हो जाते हैं, वेरी लिपिड सॉल्युबल होते हैं, फास्ट ब्रेन में एंट्री कर जाते हैं, मेटाबोलाइज लिवर के थ्रू और एक्सक्रीशन यहाँ पे किडनी में हो जाता है। और अगर हम लोग यहाँ पे इसके जो है कह सकते हो अपने क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो हमारा बारबिट्रेट्स हैं तो ये हमारे 3 टाइप के होते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। तो देखिए अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग के अंदर हमारा थियोपेंटोन वगैरह आ गया, शॉर्ट एक्टिंग फिनोबार्बिटोन, ब्यूटोबार्बिटोन, लॉन्ग एक्टिंग में हमारा हो गया फेनोबार्बिटोन, ठीक है, और शॉर्ट में हमारा पेंटो है, सॉरी। और यूजेस की बात करें तो हमारा अल्ट्रा शॉर्ट हमारा आईवी में, शॉर्ट एक्टिंग हमारा हिप्नोसिस में, और लॉन्ग एक्टिंग हमारा सीजर कंट्रोल में। इन सब में हमें इसका यूज देखने को मिलता है। यूजेस की बात करें तो हमारा यहाँ पे एनेस्थीसिया, सीजर हो गया, सेडेशन वगैरह हो गया। और एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो है ड्राउजीनेस, डिजीनेस, सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कोमा या फिर ओवरडोज में डेथ भी हो सकती है। तो इसमें इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ थोड़ा सा आजकल कम करते हैं। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे बेंजोडाइजेपिन्स एंड बारबिट्रेट्स। नाउ थर्ड क्लास की बात करते हैं हमारा हो जाता है नॉन बेंजोडाइजेपिन। तो देखिए नॉन बेंजोडाइजेपिन्स को हम लोग यहाँ पे जो है जेड ड्रग्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी ड्रग्स हैं उनका नाम यहाँ पे ज़्यादातर जो है जेड से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब देखिए ये भी हमारी मतलब देखिए नॉन बेंजोडाइजेपिन का मतलब क्या है, नॉन बेंजोडाइजेपिन इसलिए बोला गया क्योंकि ये बेंजोडाइजेपिन होते तो नहीं है, लेकिन ये काम हमारा इसी बेंजोडाइजेपिन बाइंडिंग साइड पे करते हैं। मतलब कि ये काम, ये बाइंड यहाँ पे इसी साइड पे होते हैं और हमारा सेम उसी गाबा की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। हालांकि ये बेंजोडाइजेपिन नहीं होते, मतलब इनका स्ट्रक्चर यहाँ पे बेंजोडाइजेपिन से रिलेटेड नहीं होता है। इसके बावजूद हमारा ये बेंजोडाइजेपिन बाइंडिंग साइड पे ही बाइंड होकर अपना एक्शन शो करते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको नॉन बेंजोडाइजेपिन बोलते हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो वही चीज़ है कि हमारा बेंजोडाइजेपिन बाइंडिंग साइड पे बाइंड होते हैं और गाबा की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से सेडेशन और हिप्नोसिस देखने को मिलता है। अब फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो यहाँ पे देखिए अलग अलग ड्रग्स का अलग अलग होता है, थोड़ा बहुत आप लोग देख लीजिएगा। जॉल्पिडेम का रैपिड है, ठीक है, रैपिड है, थोड़ा वही सब है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और थेरापेटिक यूजेस की बात करें तो इंसोम्निया हो गया, कार्डियक रिदम डिस्टर्बेंस, ठीक है, एरिथमिया, तो इन सब में हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। एडवर्स इफेक्ट हमारा ड्राउजीनेस हो गया, डिजीनेस, हेडेक, तो ये सारे हमारे एडवर्स इफेक्ट यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे नॉन बेंजोडाइजेपिन्स। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने कुछ अदर सीएनएस डिप्रेसेंट के बारे में, तो यहाँ पे देखिए ये हमारी वो दवाएं हैं जो कि कह सकते हो ना तो इन सब क्लास में बिलोंग नहीं करती हैं, लेकिन यहाँ पे ये हमारे कुछ ओल्डर या फिर अल्टरनेटिव ड्रग्स हैं जिनका यूज हम लोग यहाँ पे सिडेशन या फिर हिप्नोसिस में कर सकते हैं। अब ज़्यादातर ये जो ड्रग्स हैं ये आजकल बहुत ही कम यूज होती है क्योंकि इनके साइड इफेक्ट वगैरह थोड़े से ज़्यादा थे। तो इसमें सबसे पहली ड्रग है क्लोरल हाइड्रेट, तो ये बहुत ही ओल्डेस्ट हिप्नोटिक्स है और ये हमारी मेटाबोलाइज हो जाती है एक एक्टिव फॉर्म में जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राईक्लोरोइथेनॉल। और सेकंड ड्रग हमारी ये भी हमारी इसी ट्राईक्लोरोइथेनॉल में मेटाबोलाइज होती है और ये हमारी कह सकते हो बहुत ही क्विकली स्लीप कॉज करती है। लेकिन यहाँ पे जो है इसके साथ साथ क्या होता है कि हमारा ये गैस्ट्रिक इरिटेशन और हैंगओवर कॉज कर सकती है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसका यूज आजकल बहुत ही रेयरली करते हैं। ट्राइक्लोफस की बात करें तो ये भी हमारी प्रोड्रग होती है, लेस इरिटेटिंग होती है थोड़ा सा, मतलब इसके कंपेयर में थोड़ा सा लेस इरिटेटिंग है और इसका यूज हम लोग यहाँ पे सेडेशन वगैरह में करते हैं। और उसके बाद पैराल्डिहाइड की बात करें तो ये भी हमारा सीएनएस डिप्रेसेंट है और इसके साथ साथ एंटी कन्वल्सन प्रॉपर्टी भी देखने को मिलती है। और ये हमारा जो है अल्कोहल विड्रॉल सीजर, यानी कि कोई अगर मान लीजिए बहुत टाइम से अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है और अगर अल्कोहल छोड़ दिया उसने और अल्कोहल छोड़ने की वजह से अगर उसको झटके वगैरह आ रहे हैं तो उस टाइप की चीज़ों को ट्रीट करने में हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते थे और आजकल बहुत ही कम करते हैं। और इसकी बहुत ही एक अनप्लीजेंट स्मेल होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और एयरवे सिक्रेशंस कॉज कर सकता है अननेसेसरी। फिर नेक्स्ट हमारी है ग्लूथेमाइड। तो ग्लूथेमाइड की बात करें तो हमारा एक सेडेटिव हिप्नोटिक्स है जिसको हम लोग यहाँ पे इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं
और यहाँ पर देखिए इसका बहुत ही हाई रिस्क और डिपेंडेंस होता है और यहाँ पे इसका गलत तरीके से यूज़ किया जा सकता है, इसीलिए इसका यूज़ भी आजकल काफ़ी कम हो गया है। मैथाकोलोन की बात करें तो ये हमारा पास्ट में स्लीपिंग पिल के नाम से पॉपुलर थी, लेकिन यहाँ पे वाइड स्प्रेड मतलब कि बहुत ही अब्यूज मतलब कि कह सकते हो इसका नशीली दवाओं की तरह यूज़ किया जाने लगा, इसीलिए मार्केट से विड्रॉ कर दी गई। मैप्रोबोमेट की बात करें तो यहाँ पे एंजियोलाइटिक होती है, सिरेटिव होती है, गाबा रिसेप्टर बाइंड होती है और इसका भी थोड़ा सा डिपेंडेंस का रिस्क होता है। प्रोमेथाजीन की बात करें तो ये हमारे एक टाइप का एंटी हिस्टामिन होती है जिसके अंदर सिरेटिव प्रॉपर्टी भी होती हैं और ये हमारा जो है नोजिया, एलर्जी, इन सब के ट्रीटमेंट में हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। क्लोरप्रोमाजीन की बात करें तो वैसे तो ये हमारी एंटी साइकोटिक ड्रग है। एंटी साइकोटिक को हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट यूनिट में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके अंदर सिडेटिव प्रॉपर्टी भी होती हैं और ये हमारा साइकोसिस, एजिटेशन और प्री ऑपरेटिव सिडेशन में इसका यूज़ देखने को मिलता है। और फिर नेक्स्ट है हमारे एमिट्रिप्टिलिन, तो ये हमारी एक टाइप की ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होती है। एंटी डिप्रेसेंट को भी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे और ये भी हमारा सिडेशन वगैरह कॉज करती है। और मॉर्फिन हम लोगों ने देखा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपोइड एनाल्जेसिक होता है। एनाल्जेसिक होता है मतलब ये दर्द दूर करने वाली दवाएं होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये हमारा डिप्रेशन, सिडेशन भी कॉज कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसलिए इसका यूज़ करते हैं। तो ये हो गए हमारे यहाँ पे कंप्लीट सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स के बारे में। अब देखिए अगर आप लोग को याद हो तो ये जो मसल रिलैक्सेंट है, ठीक है, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, तो इस मसल रिलैक्सेंट को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने यूनिट 4 में, सॉरी यूनिट नंबर 3 में, जो कि हमारा क्या था टॉपिक, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने देखा था पेरीफेरल को। देखिए यहाँ पे दिया था आप लोग का पेरीफेरल और यहाँ पे आप लोग का दिया है सेंट्रल। हालांकि यहाँ पे भी हम लोगों ने सेंट्रल का एक इंट्रोडक्शन लिया था, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और इसको डिटेल में देखेंगे। तो सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट क्या है, हमारी वो दवाएं हैं जो कि हमारा स्केलेटल मसल को रिलैक्स करती हैं। मतलब कि देखिए ये जो हमारा स्केलेटल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप लोग इस तरह की जो भी मूवमेंट्स करते हो जहाँ पे आप लोग अपने स्केलेटल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हो, तो इस मूवमेंट को रोकने के लिए जो दवाएं यूज़ करी जाती हैं उनको हम लोग बोलते हैं मसल रिलैक्सेंट। अब ये दो टाइप की होती है, एक होता है पेरीफेरल, एक होता है सेंट्रल। पेरीफेरल मतलब कि हमारी वो दवाएं जो कि एसिटाइल कोलिन के एक्शन को रोकती थी, और ये सेंट्रली एक्टिंग हमारा क्या होगा, ये डायरेक्टली हमारे ब्रेन पर जाके अपना एक्शन शो करती हैं। तो देखिए सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट हमारी स्केलेटल मसल टोन, यानी मसल टोन मतलब वही कॉन्ट्रैक्शन, आप लोग समझ सकते हो, मसल कॉन्ट्रैक्शन और स्पाज मतलब कि ऐठन वगैरह। देखिए इसका यूज हम लोग तब करते हैं जो हमारी मसल्स में बहुत ज़्यादा ऐठन वगैरह आ जाए, हमारी मसल्स बहुत ही ज़्यादा स्टिफ हो जाए, कड़ी हो जाए, ठीक है, मतलब ऐठन सी आ जाए, मरोड़ सी आ जाए, तो उस टाइम हम लोग यहाँ पे इन दवाओं का यूज़ करते हैं। और कभी कभी इसका यूज़ हम लोग जो है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन की तरह भी करते हैं, एनेस्थीसिया देने से पहले, ताकि हमारी बॉडी रिलैक्स रहे। और इसका यूज मेनली हम लोग मसल स्पास्टिसिटी, स्पास्टिसिटी का मतलब ही हमारा ऐठन वगैरह, ठीक है, और पेनफुल मसल कंडीशंस, ठीक है, और हमारा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जिसमें हमारा मसल टोन बढ़ जाती है, उन सब में हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। और इसके अंदर हमारे ये सारी ड्रग्स देखने को मिलती हैं। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये क्या करती हैं, ये हमारा जो है CNS को डिप्रेस कर देती हैं, ठीक है, मेनली हमारा ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड वाले एरिया में, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो भी हमारा रिफ्लेक्सेज होते हैं, पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस का मतलब है जो हमारे बहुत सारे साइनैप्स को इंक्लूड करके जो रिफ्लेक्स जनरेट होते हैं उनको यहाँ पे इनहिबिट कर देती है, हमारी मोटर न्यूरॉन की एक्साइटेबिलिटी को रिड्यूस कर देती है, और हमारा गाबा की एक्टिविटी को भी बढ़ा के, और हमारा जो है कह सकते हो, देखिए भाई मोटर न्यूरॉन हमारा क्या होता है जो कि रिस्पॉन्स जनरेट करता है, तो अगर हमारा रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा, जैसे देखिए भाई हमारा कॉन्ट्रैक्शन वगैरह तब होता है जब हमारा जो ब्रेन है, ये हमारा जो है कह सकते हो जो हमारी मसल्स हैं, ठीक है, मसल्स हैं, इनको यहाँ पे सिग्नल भेजता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू। तो अगर जो हमारा मोटर न्यूरॉन है, ठीक है, उनकी एक्साइटेबिलिटी हुई रिड्यूस हो जाए तो हमारा सिग्नल आ ही नहीं पाएगा, तो हमारी रिलैक्स, हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी। और गाबा मतलब ये भी हमारा इनहिबिशन कॉज करता है और हमारा मसल टोन को रिड्यूस करता है। तो मतलब ये सभी चीज़ों की तरह इन सभी पाथवे के थ्रू हमारा ये जो है अपना एक्शन शो करता है। और कुछ हमारे अल्फा-2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पर भी काम करते हैं। और देखिए ये हमारा वो रिसेप्टर है, अल्फा-2 जब एक्टिवेट होता है तो ये हमारा ग्लूटामेट वगैरह को सप्रेस करता है, मतलब कि जो हमारे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनको यहाँ पे उनकी रिलीज को कम करता है। तो भाई देखिए एक्साइटेटरी की रिलीज कम होगी तो हमारा इनिबिशन हो जाएगा, हमारा रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ये सारी ड्रग्स काम करती हैं। और बाकी हम लोग यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो हमारा वेल एब्जॉर्ब हो जाती हैं ओरली, BBB को क्रॉस कर जाती हैं, लिवर से मेटाबोलाइज, यूरिन से एक्सक्रीट हो जाती हैं। यूजेस की बात करें तो हम लोग यहाँ पे इसका यूज जो है एक्यूट मसल स्पाज्म, जो है ऐठन वगैरह जो भी मसल्स में होती है, स्पास्टिसिटी है, ठीक है, मरोड़े वगैरह हैं, और मसल को रिलैक्स करने में, और उसके बाद मसल स्केलेटल पेन में, ठीक है, और हमारा सपोर्टिव केयर, तो इन सब में हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं।
और एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हमारा सिडेशन, डिजनेस, ड्राउजीनेस, वीकनेस, हाइपोटेंशन, पैराडॉक्सिलिटी, तो ये सारे हमारे यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट हो जाते हैं। अब देखिए ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, आई होप सो, ठीक है। सिडेशन मतलब नहीं, हमारा कह सकते हो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना, माइंड काफ़ी रिलैक्स हो जा रहा है। डिजनेस मतलब कि हमारा यहाँ पे चक्कर आना। ड्राउजीनेस मतलब कि थोड़ा सा जमाई टाइप की होना, नींद लगना। वीकनेस मतलब कमजोरी। हाइपोटेंशन मतलब कि हमारा ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाना। हिपैटोटॉक्सिसिटी मतलब कि हमारा लिवर में टॉक्सिसिटी हो जाना। तो ये सारे हमारे इसके एडवर्स इफेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी हो गई यहाँ पे हमारा जो है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। नाउ अब हम लोग यहाँ पे और सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। अब हम लोग बात करते हैं अपने एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के बारे में। यानी देखिए एंटी एपिलेप्टिक हमारी वो दवाएं हैं जो कि हमारा एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में यूज़ करी जाती हैं। इनको हम लोग यहाँ पे एंटी कन्वर्सन के नाम से भी जानते हैं और ये हमारी यहाँ पे सीजर्स और एपिलेप्सी को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने से पहले हम लोग यहाँ पे अपने एपिलेप्सी को थोड़ा सा समझते हैं। अब इसको हम लोगों ने मेडिसिनल में भी देखा है, तो अगर आप लोगों ने देख रखा है तो आप स्किप कर सकते हो, नहीं देखा है तो पहले आप लोग एपिलेप्सी को डिटेल में समझिए, फिर हम लोग यहाँ पे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस करते हैं। अब देखो एपिलेप्सी, वैसे आप लोग को यहाँ पे जो है एक भले एक नया वर्ड लग रहा हो, लेकिन हिंदी में आप लोगों ने इसको जो है जरूर सुन रखा होगा और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मिर्गी का दौरा, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है अगर इसको देखा नहीं तो एटलीस्ट सुन तो जरूर रखा होगा। बाकी अगर चलो नहीं सुना है, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं। बाकी हम लोग बात करें एपिलेप्सी के बारे में, तो देखो एपिलेप्सी में होता क्या है। एपिलेप्सी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय रीअकरेंट एंड अनप्रेडिक्टेबल सीजर्स ड्यू टू डिसऑर्डर्स ऑफ ब्रेन सेल। देखो सबसे पहली बात करें हम लोग जो है एपिलेप्सी की, तो एपिलेप्सी में हमें देखने को मिलता है सीजर्स। सीजर्स का मतलब होता है झटका, ठीक है, यानी हमारी बॉडी को जब झटका लगता है उसको हम लोग बोलते हैं सीजर्स। और यहाँ पे देखो सीजर्स भी क्या होता है कि रिकरेंट एंड अनप्रेडिक्टेबल, यानी कि सीजर्स मतलब ऐसा नहीं कि एक बार लग रहा है, बार बार झटके लग रहे हैं। और अनप्रेडिक्टेबल यानी कि हम लोग उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये झटके मतलब क्यों लग रहे हैं, कब लग रहे हैं, इस चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। ये मतलब अपने आप ही जो है और बहुत ज़्यादा मतलब बार बार जो है जब सीजर्स के झटके लगने स्टार्ट हो जाते हैं तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं एपिलेप्सी। तो अगर आप लोगों ने कभी एक मिर्गी के पेशेंट को देखा होगा तो ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है वो बार बार उसकी बॉडी में जो है झटके आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं एपिलेप्सी। अगर हम लोग थोड़ा सा सीजर्स को देखें तो सीजर्स क्या होते हैं। सीजर्स अकर्स ड्यू टू सडन अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेज इन ब्रेन दैट कैन कॉज चेंजेस इन बिहेवियर, मूवमेंट, सेंसेशन एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। देखो सीजर्स में होता क्या है कि जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है कुछ अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेज से मतलब है यहाँ पे जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, तो इनके अंदर कुछ यहाँ पे डिस्टर्बेंसेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो पेशेंट है तो ठीक है, तो उसके बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिलता रहता है। उसका जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा एबनॉर्मल हो जाता है, उसकी जो सेंसेशन है, ठीक है, और उसका जो कॉन्शियसनेस है यानी कि उसका वो अपना होश खो देता है। मतलब मिर्गी में अक्सर ही होता है कि पेशेंट जो है अपना होश खो देता है, उसको बार बार ऐसे झटके लगने स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी इट इज एन पैरोक्सिस्मल डिसऑर्डर। देखो पैरोक्सिस्मल डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जो मतलब ऐसे बार बार होते हो, ठीक है, जैसे मतलब इसमें मिर्गी के दौरे में क्या होता है झटका जो है बार बार ऐसे लगता रहता है, ठीक है, और मतलब ये बार बार ही होता रहता है, तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं पैरोक्सिस्मल डिसऑर्डर। बाकी हम लोग बात करें तो इट ऑफन अकर्स ड्यू टू टू मच एक्साइटेशन और टू लो इनहिबिशन। तो देखो इस चीज़ का क्या मतलब है। सो यहाँ पर देखो अभी हम लोगों ने जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर्स देखा जो कि हमारे सिग्नल को ट्रांसमिट वगैरह करते हैं, तो होता क्या है ये जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर है ये भी हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और एक होता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। यानी देखो इसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग टाइप होते हैं, लेकिन अगर हम लोग कुछ बहुत ही फेमस की बात करें तो एक हमारा ग्लूटामेट होता है जो कि बहुत फेमस हमारा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, और हमारा जो गाबा होता है वो हमारी बॉडी के अंदर मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो देखो होता क्या है कि जैसे एक्साइटेटरी नाम से ही समझ आ रहा है कि ये हमारी बॉडी को थोड़ा सा एक्साइट करने का काम करते हैं, यानी ये हमारी बॉडी को किसी चीज़ के लिए एक्साइट करते हैं। और इनहिबिटरी मतलब ये हमारी बॉडी की किसी भी एक्टिविटी को थोड़ा सा इनहिबिट यानी कि कम करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे देखो होता क्या है एपिलेप्सी में, अच्छा जनरली क्या होता है कि इन दोनों का हमारी बॉडी में एक बैलेंस देखने को मिलता है, यानी एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी हमारे दोनों कह सकते हो बराबर या फिर जो है बैलेंस अमाउंट में देखने को मिलते हैं, जिससे हमारी बॉडी एक हमारा कह सकते हो कंट्रोल में रहती है, हमारे कंट्रोल में रहती है। लेकिन यहाँ पे एपिलेप्सी में क्या होता है कि ये जो हमारा एक्साइटेशन है या तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी जो हमारे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ये हमारे बहुत ज़्यादा काम करने लग जाते हैं, और या फिर जो हमारा इनहिबिटरी है, ठीक है, ये हमारे बहुत कम काम करने लग जाते हैं। मतलब ऐसे समझो ना कि पहले इन दोनों का बैलेंस था, लेकिन अगर मान लो हमारा एक्साइटेशन कुछ ज़्यादा ही हो जाए या फिर हमारा एक्साइटेशन नॉर्मल है लेकिन इनहिबिशन हमारा बहुत कम हो जाए, तो उन दोनों ही केस में क्या होगा, मतलब अल्टीमेटली देखो क्या होगा कि हमारा जो एक्साइटेशन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, और एक्साइटेशन बढ़ने से ही क्या होता है हमारी बॉडी को जो है सीजर
सीजर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी झटके लगना स्टार्ट हो जाते हैं और एट लास्ट में ये एपिलेप्सी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे आई होप कि एक बेसिक चीज़ें समझ के होगे। बाकी अभी हम लोग देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने देखा कि एक्साइटेशन की वजह से होता है, लेकिन एक्साइटेशन क्यों होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। बाकी हम लोग बात करें अपने टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी के बारे में, तो यहाँ पे देखो एपिलेप्सी को हम लोग यहाँ पे जो है दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया जनरलाइज्ड एपिलेप्सी और दूसरा हो गया फोकल एपिलेप्सी। सो यहाँ पे देखो जनरलाइज्ड और फोकल से क्या मतलब है, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, वो हमारा कह सकते हो दो हेमिस्फीयर में डिवाइड है, ठीक है। तो होता क्या है, जनरलाइज्ड एपिलेप्सी इज अ टाइप ऑफ सीजर्स दैट इन्वॉल्व्स एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी थ्रू आउट द एंटायर ब्रेन। यानी कह सकते हो कि जब हमारे पूरे ब्रेन में, यानी कि हमारे पूरे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर के बैलेंस में जब हमारा कह सकते हो प्रॉब्लम आ जाए, यानी हमारे पूरे ब्रेन में ही हमारा जो है एक्साइटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं जनरलाइज्ड एपिलेप्सी। यानी अगर हम लोग बाकी अगर सेकेंडरी टर्म में बोले तो हमारा जब दोनों हेमिस्फीयर कह सकते हो अफेक्ट हो जाए, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं जनरलाइज, यानी हमारा कह सकते हो पूरे ब्रेन को जब अफेक्ट कर दे तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं जनरलाइज्ड एपिलेप्सी। बाकी इट अफेक्ट्स बोथ हेमिस्फीयर, यानी यहाँ पे हमारे दोनों के दोनों हेमिस्फीयर अफेक्ट हो जाते हैं। और इट इज़ फर्दर सब क्लासिफाइड एज फॉलोज। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारा जनरलाइज्ड एपिलेप्सी है ना, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे जो है बहुत ही थोड़ा अलग अलग पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे हमारा एक हो गया टॉनिक क्लॉनिक सीजर, ठीक है, अब्सेंट सीजर हो गया, टॉनिक सीजर हो गया। देखो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत हो, ये एपिलेप्सी है, लेकिन यहाँ पे चूंकि जो है हमारा ये झटके से ही होता है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा सीजर के फॉर्म में देख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे टॉनिक क्लॉनिक अब्सेंस, अब देखो ये जो ऊपर वाले दो हैं ये हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, जनरलाइज्ड के अंदर। बाकी ये जैसे हमारा टॉनिक होता है, क्लॉनिक होता है, एटॉनिक और मायोक्लॉनिक, तो ये सारे हमारे कुछ डिफरेंट टाइप के जनरलाइज्ड एपिलेप्सी होते हैं। और ये भी हमारा क्या है, ये हमारा एपिलेप्सी का एक टाइप है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इनको भी थोड़ा सा देखें, ठीक है, बस थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखो सबसे पहले आ जाता है हमारा टॉनिक क्लॉनिक सीजर, या फिर टॉनिक क्लॉनिक कह सकते हो एपिलेप्सी। तो इसके अंदर देखो होता क्या है, जो हमारा टॉनिक क्लॉनिक है, तो सबसे पहली बात इसको हम लोग जो है ग्रैंड माल सीजर के नाम से भी जानते हैं। और देखो इसके अंदर क्या होता है, अगर हम लोग इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, यानी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इसके अंदर सबसे पहली बात लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि जो पेशेंट है उसका होश खो जाता है। और दूसरा क्या होता है, स्टिफनिंग ऑफ मसल्स, यानी जो उसकी मसल्स है ना वो बहुत टाइट हो जाती हैं, यानी कि इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं टॉनिक फेस। यानी देखो यहाँ पे टॉनिक का मतलब होता है स्टिफनिंग ऑफ मसल्स और क्लॉनिक का मतलब होता है जर्किंग ऑफ मसल्स। देखो जर्किंग का मतलब होता है कह सकते हो थोड़ा झटका लगना, ठीक है, मूवमेंट होना, और टॉनिक स्टिफनिंग का मतलब होता है कि उसकी मसल्स अकड़ जाना। मतलब ऐसे समझ लो कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन आ चुका है मसल्स में, यानी उसकी मसल्स बहुत ज़्यादा अकड़ जाती हैं, बॉडी पूरी अकड़ जाती है। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं टॉनिक। और जो झटका होता है, ठीक है, या फिर जो कह सकते हो जर्किंग मूवमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं क्लॉनिक। तो यहाँ पे ये दोनों ही चीज़ें हमें जो है अपने टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स में देखने को मिलती है। और बाकी यहाँ पे इट लीड्स टू पोस्ट सीजर डिप्रेशन। और यहाँ पे होता क्या है कि देखो जो हमारा टॉनिक क्लॉनिक सीजर होता है इसमें क्या होता है कि जब हमारा पेशेंट को कह सकते हो झटका आ चुका होता है, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे उसको जो है काफ़ी डिप्रेशन देखने को मिल जाता है। मतलब उस पेशेंट के अंदर ना काफ़ी मतलब ऐसे कह सकते हो ना कि पेशेंट काफ़ी शांत हो जाता है, फिर वो ना सो जाता है काफ़ी देर के लिए, मतलब वो एकदम अपना होश खो देता है, ठीक है, मतलब झटके आने के बाद वो काफ़ी एक आराम की स्टेट में चला जाता है काफ़ी देर के लिए। और दूसरा यहाँ पे आ जाता है हमारे यहाँ पे अब्सेंट सीजर। अब अब्सेंट सीजर में क्या होता है, देखो सबसे पहली बात देखो ये दोनों ही हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो इसी को हम लोग यहाँ पे पेटिट माल सीजर के नाम से भी जानते हैं। और बाकी इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। देखो टॉनिक क्लॉनिक में क्या हो रहा था कि हमारा जो है काफ़ी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो रहा था, लेकिन काफ़ी लंबे टाइम के लिए, मतलब काफ़ी लंबा भी नहीं लेकिन थोड़ा सा कह सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए हो रहा था। लेकिन ये जो अब्सेंट सीजर है ना, इसमें हमारा ना क्या होता है कि जैसे इंसान एक काम कर रहा होता है इन द मिडिल ऑफ एन एक्टिविटी, जैसे मान लो कोई पेशेंट है वो अपना आराम से कोई काम कर रहा है, लेकिन उसी के बीच में क्या हुआ कि बीच में उसको जो है उसका जो कॉन्शियसनेस है यानी कि वो अपना होश खो देता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा एक अब्सेंट माइंडेड बिहेवियर शो करने लगता है। जैसे समझो कि कोई इंसान है वो अपना काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि वो काम करते करते बिल्कुल वो अचानक से सीधे देखना चालू कर दिया बिना वजह, ठीक है, वो देखे जा रहा है, मतलब वो उस टाइम उसका क्या होता है, उस टाइम उसका होश खो चुका होता है। और उसके बाद वो दोबारा मतलब उसका माइंड वापस आ जाता है और फिर वो दोबारा से अपने काम में लग जाता है। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि झटके आने के बाद वो बिल्कुल एकदम आराम करने नहीं जाता, ठीक है, इसकी तरह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा जो है एब्सेंट माइंडेड बिहेवियर होता है और काम जो है मतलब ये बीच में और ये आता ही रहता है। मतलब ऐसा समझो कि काम कर रहा है, थोड़ी देर के लिए आया फिर नॉर्मल हो गया, फिर थोड़ी देर के लिए आया फिर नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो ये 30 सेकंड्स के लिए होता है। बाकी इन दिस पेशेंट सोच एब्सेंट माइंडेड, यानी कि एब्सेंट माइंडेड होता है और जो है चिल्ड्रंस में ये यानी कि बच्चों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है।
और बाकी हम लोग थोड़ा सा बात करें अपने टॉनिक क्लॉनिक, तो यहाँ पे देखो जैसे टॉनिक में क्या होता है वही चीज़ है कि यहाँ पे मसल स्टिफनेस रिजिडिटी देखने को मिलती है, और ये हमारे जो है यूजुअली बैक आर्म्स और लेग्स की मसल्स को अफेक्ट करता है। क्लॉनिक में क्या होता है, यहाँ पे हमें जो है जर्किंग मूवमेंट देखने को मिलता है, और ये हमारा मेनली जो है नेक फेस एंड आर्म्स को अफेक्ट करता है। एटॉनिक में क्या होता है, देखो एटॉनिक में क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि पेशेंट का जो मसल कंट्रोल है वही पूरा खो जाता है। मतलब ऐसा समझो कि पेशेंट बिल्कुल सीधा खड़ा है, अब जैसे सीधा खड़ा होने के लिए क्या चाहिए भाई, हमें कंट्रोल चाहिए ना अपने मसल्स पे, तो तभी तो हम लोग खड़े रह पाएंगे। लेकिन पेशेंट के क्या होता है कि धीरे मतलब अचानक से उसका कंट्रोल ही खो जाता है। जब कंट्रोल होता है तो क्या होगा भाई, वो अचानक से गिर जाएगा, लीडिंग टू कोलैप्स और फॉल। यानी यहाँ पे मसल कंट्रोल ही अचानक से खो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है अचानक से गिर जाता है। और मायोक्लॉनिक की बात करें तो देखो मायो का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मसल से होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि सडन ब्रीफ मसल यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती है, और ये जनरली क्या होता है कि ये जो है हमारे किसी स्पेसिफिक मसल ग्रुप को ही अफेक्ट करता है। ऑल्दो ये पूरी बॉडी में भी हो सकता है, लेकिन जनरली ये जो है किसी स्पेसिफिक पार्ट में ही देखने को मिलता है। तो ये थे हमारे यहाँ पे जनरलाइज्ड एपिलेप्सी के टाइप्स, और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सेकंड टाइप्स की, जो क्या हो जाता है फोकल एपिलेप्सी। तो यहाँ पे देखो जैसे हम लोगों ने जनरलाइज में क्या देखा कि ये हमारे पूरे ब्रेन को अफेक्ट कर रहा था, यानी दोनों के दोनों हेमिस्फीयर को अफेक्ट कर रहा था। लेकिन ये जो हमारी फोकल एपिलेप्सी होती है, इसमें क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज, पहली बात इसको हम लोग पार्शियल एपिलेप्सी के नाम से भी जानते हैं। और देखो जैसा कि इसका फोकल का मतलब इसका फोकस ना किसी एक सिंगल पॉइंट पे होता है, यानी कि इट इन दिस ओनली अ सिंगल और स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ब्रेन इज अफेक्टेड। यानी यहाँ पे देखो सबसे पहली बात कि कोई एक ही हेमिस्फीयर अफेक्ट होता है, और उस एक हेमिस्फीयर में भी कोई एक छोटा सा पार्ट ही अफेक्ट होता है, यानी वहीं पे जो है हमें कह सकते हो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेज देखने को मिलते हैं। और बाकी ये भी हमारा दो टाइप का होता है, सिंपल पार्शियल सीजर और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। तो देखो सिंपल में क्या होता है कि यहाँ पे जो है दिस सीजर डू नॉट कॉज, यानी कि यहाँ पर देखो कोई भी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होता सबसे पहली बात, यानी पेशेंट अपने होश में रहता है। और दे में कॉज लोकलाइज, यानी कि यहाँ पे जो है हमें लोकलाइज सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि टिंगलिंग। टिंगलिंग का मतलब होता है जैसे झुनझुनी, आप लोगों ने झुनझुनी सुनी होगी, ठीक है, कभी कभी आप लोग के पैरों वगैरह में चढ़ जाती होगी। और चेंजेस इन इमोशन, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हो सेंसेशन और परसेप्शन, यानी सोचने समझने की मतलब क्षमता में थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर या फिर कॉम्प्लेक्स पार्शियल एपिलेप्सी की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, दिस सीजर इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। देखो यहाँ पे जो है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है, यानी यहाँ पे पेशेंट होश खो देता है। और यहाँ पे इसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, बाई अनयूजुअल बिहेवियर और ऑटोमेटिज्म, यानी कि वहाँ पे क्या होता है कि पेशेंट जो है ऑटोमेटिक कुछ हरकतें ऐसे करना चालू कर देता है, ठीक है, जो उसके कंट्रोल में नहीं होती हैं। द पर्सन मे नॉट रिमेंबर सीजर आफ्टरवर्ड्स। और यहाँ पे देखो होता क्या है कि मान लो पेशेंट को जैसे मान लो मिर्गी का दौरा आया, ठीक है, या फिर झटका आया, तो उसके बाद क्या हुआ कि अगर आप लोग उससे बाद में कहोगे कि यार अभी तुमको क्या हुआ था, ठीक है, तुमको तो मतलब ऐसा कुछ झटका सा आया, तो उसको याद ही नहीं रहता है, मतलब वो भूल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अपने कॉजेज और इटियोलॉजी ऑफ जो है सीजर्स की, सॉरी एपिलेप्सी की, यानी कि मिर्गी का जो दौरा है, ठीक है, उसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो देखो वैसे यहाँ पे मतलब कोई स्पेसिफिक कॉज बता पाना मुश्किल है। बाकी हम लोगों ने जैसा देखा कि हमारा क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर के इम्बैलेंस की वजह से होता है, यानी कि जो है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा हो जाते हैं और इनहिबिटरी थोड़ा कम हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे इसके पीछे मतलब ये क्यों होता है, मतलब ये एक्साइटेशन क्यों बढ़ जाता है, इनहिबिशन क्यों कम हो जाता है, इसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो इसके पीछे जैसे हमारा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, यानी जीन में ही कुछ म्यूटेशन वगैरह हो सकता है। और बाकी हमें किसी टाइप की अगर हेड इंजरी है तो वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ब्रेन ट्यूमर, यानी अगर हमारे ब्रेन में किसी टाइप का कैंसरस ट्यूमर बन रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ भी हमारा रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। मेनिंजाइटिस, देखो हमारे ब्रेन के अंदर होती है एक मेनिंजस लेयर, ठीक है, आई होप आप लोगों को पता होगा। तो मेनिंजाइटिस यानी कि देखो उसके अंदर अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह देखने को मिल जाए, देखो आइटिस वर्ड जहाँ पे लगे तो आप लोग समझ जाना यहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह की बात हो रही है। तो अगर यहाँ पे जो है कह सकते हो ब्रेन के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, ठीक है, मेनिंजस लेयर के अंदर, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। बाकी अल्जाइमर्स डिजीज, तो इसको भी हम लोग देखेंगे, और स्ट्रोक इसको भी हम लोग देखेंगे। हाइपोग्लाइसीमिया, तो हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि यहाँ पे देखो अगर हमारा बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो उसकी वजह से भी हो सकता है। क्योंकि देखो ग्लूकोज यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो है सेल्स की जो है नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इडियोपैथिक रीजन्स, तो देखो इडियोपैथिक का मतलब कि कुछ ऐसे रीजन्स जो कि पता नहीं है, इडियोपैथिक मतलब अननोन रीजन्स, ठीक है, तो कुछ ऐसे अननोन रीजन्स भी हो सकते हैं। और कुछ ऐसी सर्टेन मेडिकेशंस, यानी कुछ ऐसी दवाएं भी हो सकती हैं जो इस चीज़ को ट्रिगर कर सकती हैं, ठीक है। और बाकी हम लोग बात करें अपने पैथोजेनेसिस के बारे में,
यानी अगर हम लोग देखें कि ये हमारा एपिलेप्सी किस तरीके से हमें देखने को मिलता है, तो देखो एक चीज़ समझो कि बिल्कुल एग्जैक्टली इसको समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी हम लोग इसको थोड़ा फिर भी देखें तो ड्यू टू वेरियस इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी हम लोगों ने अभी जो जो भी रीजन देखे तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि हमारा जो है अल्ट्रेशन इन एक्टिविटी ऑफ न्यूरोनल सेल मेम्ब्रेन, यानी कि ये जो हमारी न्यूरॉन्स है, ठीक है, तो न्यूरॉन्स की जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन में हमें क्या हो सकता है, कुछ अल्ट्रेशन देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि हमारा इम्बैलेंस बिटवीन एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, यानी जो हमारे कह सकते हो एक्साइटेटर, यानी कि कह सकते हो ये जो हमारे ये जो दोनों न्यूरोट्रांसमीटर हैं इनके बीच में एक इम्बैलेंस हो जाता है। अब इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी वजह से यहाँ पे हमारा जो न्यूरॉन्स हैं वो हमारे एक हाइपर एक्साइटेशन स्टेट में जा सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स थोड़ा सा कह सकते हो बढ़ गए या फिर एक्साइटेशन थोड़ा सा उनका बढ़ गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, न्यूरॉन्स के अंदर हाइपर एक्साइटेशन हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, रिपीटेड एंड रैपिड जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। सो यहाँ पे देखो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल का मतलब ही होता है, यानी कि देखो एक्शन पोटेंशियल वैसे तो बहुत डिटेल टॉपिक है, हम लोगों ने कवर किया चेपी में, लेकिन ऐसे सिंपली समझो कि ये जो हमारा मैसेज यानी जो भी सिग्नल होता है, तो सिग्नल का जनरेशन हमारा एक्शन पोटेंशियल की वजह से होता है, ठीक है, न्यूरॉन्स के अंदर। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो सिग्नल है, कह सकते हो ये जो हमारा ब्रेन को जो सिग्नल जाता है ना कि हम लोग कुछ भी एक्टिविटी करें, वो बहुत तेजी से होने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा सीजर थ्रेशोल्ड रीचेस। अच्छा, थ्रेशोल्ड क्या होता है, जैसे हमारा जो ब्रेन का नॉर्मल कह सकते हो पोटेंशियल होता है, ठीक है, वो हमारा होता है -70 मिली वोल्ट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सीजर्स में क्या होता है कि हमारा जो थ्रेशोल्ड है वो थोड़ा सा एक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मतलब यहाँ पे कह सकते हो सीजर थ्रेशोल्ड रीचेस का मतलब है कि सीजर यानी कि झटका लगने के लिए जितना थ्रेशोल्ड चाहिए वो यहाँ पे पहुंच जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सीजर एपिसोड बिगिंस, यानी सीजर्स यानी झटके लगना स्टार्ट हो जाते हैं और वो कंटिन्यू जब हो जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एपिलेप्सी। सो यहाँ पे देखो एक चीज़ सिंपली समझो कि यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, रैपिड जनरेशन, यानी कि हमारी जो न्यूरॉन्स है वो बहुत ज़्यादा ही जनरेशन कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें देखो झटके में क्या होता है, हमारी बॉडी कुछ एक्स्ट्रा मूवमेंट करने लगती है ना, वो कब होता है, जब हमारे न्यूरॉन्स के अंदर कुछ रैपिड जनरेशन ऑफ हाइपर एक्साइटेशन हो जाए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग थोड़ा बहुत समझ के होगे। और बाकी हम लोग बात करें अपने सिम्टम्स के बारे में, यानी कि एपिलेप्सी में कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। सो यहाँ पे देखो जैसे टेम्परेरी कन्फ्यूजन, यानी कि देखो वैसे आप लोग को पता है एपिलेप्सी में क्या होता है भाई, झटका लगता है, वो चीज़ सामने से देख के पता चल जाती है, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा और भी देखें तो उसमें जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी देखो कह सकते हो झटका लगने से पहले या फिर कह सकते हो अगर कोई एपिलेप्सी का पेशेंट है तो उसके अंदर और भी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो टेम्परेरी कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, मसल स्टिफनिंग हो सकती है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी होश हो सकता है, ठीक है, और अनकंट्रोल्ड जर्किंग, यानी कि जर्किंग हो रही है जो अनकंट्रोल्ड है, कंट्रोल में नहीं है। बाकी सडन रैपिड आई मूवमेंट, यानी अचानक से उसकी आंख बहुत ज़्यादा ऐसे झपक रही है, ठीक है, पलकें झपक रही हैं, और सडन मूड चेंजेस, यानी उसका मूड भी बार बार जो है थोड़ा सा मूड स्विंग्स हो रहे हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हमें जो है अपने एपिलेप्सी के पेशेंट्स में देखने को मिल सकते हैं। बाकी हम लोग यहाँ पे बात करें कॉम्प्लिकेशंस की, तो कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे जैसे क्या क्या चीज़ें, मतलब इसकी वजह से एपिलेप्सी की वजह से क्या क्या और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो देखो भाई एपिलेप्सी में क्या होता है, हमारा जो पेशेंट है उसको यहाँ पे झटके लगना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, और वो थोड़ा अपना होश खो देता है। अब देखो अगर मान लो ये जो झटके हैं, ठीक है, अगर ये मान लो चलो 4-5 लोगों में फैमिली के बीच में आ रहे हैं तब तो चलो वो फैमिली वाले पेशेंट को देख लेंगे, लेकिन अगर मान लो ये झटके हैं, ठीक है, वो किसी सुनसान जगह पे या फिर किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में आने स्टार्ट हो जाए जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह हो, ठीक है, कह सकते हो ट्रैफिक हो, व्हीकल्स हो, तो क्या हो सकता है, अगर बीच में मान लो इंसान झटका खा के अचानक से गिर गया तो उसका एक्सीडेंट हो सकता है, इंजरी लग सकती है ना। और बाकी इसकी वजह से देखो क्या होता है, जैसे जिस पेशेंट को यहाँ पे मतलब इन सारी चीज़ों की प्रॉब्लम होती है तो उसके दिमाग में चलने लगता है ना कि मुझे प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी हो सकती है। बाकी हमें जो है मेमोरी लॉस भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, पेशेंट अपना पूरा होश खो सकता है, मेमोरी खो सकता है, ठीक है, उसकी याददाश्त जा सकती है। और सोशल आइसोलेशन, यानी देखो क्या होता है ना कि ऐसे पेशेंट जैसे देखो इसमें एपिलेप्सी में क्या होता है, जो झटका है वो अचानक से आता है, किसी को पता नहीं होता कि कब आ जाए। तो मतलब पेशेंट क्या होता है, पेशेंट ना बहुत डर जाता है कि अगर मैं किसी के सामने जाऊँगा तो मतलब मान लो अचानक से मुझे एपिलेप्सी का एपिसोड बिगिन हो गया, तो मतलब उस चीज़ की वजह से क्या होता है, सोशल आइसोलेशन, यानी वो सबसे दूरी बना लेता है। और स्टिग्मा का मतलब होता है जैसे मतलब ऐसा समझो ना कि समाज के लोग ना क्या होता है कि जैसे ऐसे लोगों को थोड़ा सा एक मतलब गिरी हुई नज़र से देखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, तो एक वो सारी चीज़ें भी हो जाती हैं। बाकी सडन एंड अनएक्सपेक्टेड डेथ, तो यहाँ पे देखो वही चीज़ है कि एपिलेप्सी के पेशेंट्स में जो है एक सडन और अनएक्सपेक्टेड डेथ भी देखने को मिल सकती है। अब जैसे उसके रीजन यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, इंजरी, एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर हो सकता है एपिलेप्सी की वजह से ही हो जाए, ठीक है, मतलब ऐसा समझो ना कि एपिलेप्सी की वजह से क्या होता है, पेशेंट कोलैप्स कर जाता है, ठीक है, मतलब वो गिर जाता है। अब अगर मान लो गिरने से उसकी हेड में बहुत ज़्यादा से चोट वगैरह आ जाए, ठीक है, या फिर कभी कभी एपिलेप्सी की वजह से भी हो जाता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे एपिलेप्सी का बेसिक इंट्रोडक्शन। बाकी अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या समझा कि एपिलेप्सी में मेनली क्या होता है कि जो हमारा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमिशन है
वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और इनहिबिशन काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं ये कैसे काम करेंगी, या तो ये हमारा कह सकते हो इनहिबिशन को जो है का बढ़ाएंगी, ठीक है, मतलब कि हमारा इनहिबिशन को बढ़ाएंगी। तो इनहिबिशन इनहिबिशन कौन कॉज करता है, इनहिबिशन हमारा कॉज करता है गाबा, ठीक है। तो हमारा ये या तो गाबा की एक्टिविटी को बढ़ा के काम कर सकती हैं, और या तो ये क्या कर सकती हैं कि हमारा वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स यानी कि कह सकते हो एक्साइटेशन को कम कर सकती हैं। अब देखिए जो हमारा सोडियम चैनल है जब ये ओपन होता है तभी तो हमारा डीपोलराइजेशन होता है, और जब डीपोलराइजेशन होता है तभी हमारा क्या होता है, तभी हमारा एक्शन जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल होता है। तो जब हमारा एक्शन नहीं जनरेट होगा तो हमें कह सकते हो भाई ट्रिमर्स वगैरह नहीं आएंगे, झटके नहीं आएंगे। तो यहाँ पे ये हमारा वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक कर सकती हैं, गाबा को बढ़ा सकती हैं। उसके बाद हमारा कैल्शियम चैनल्स को हमारे यहाँ पे इनहिबिट। अब भाई देखिए आपको पता है कि जब कैल्शियम अंडर आता है तभी तो हमारा वेसिकल्स क्या होता है, ओपन होते हैं, और हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज होते हैं। अगर ये कैल्शियम ही ना अंदर आए, अगर इसको हम लोग ब्लॉक कर दें तो वेसिकल्स ओपन नहीं होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर बाहर नहीं रिलीज होंगे। और उसके बाद हमारा जो ग्लूटामेट यानी कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमिशन है उसको यहाँ पे ये कम कर देगा। तो इन सारे पाथवे के थ्रू हमारी ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स यहाँ पे काम करती हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे इनकी क्लासिफिकेशन को देखें तो यहाँ पे देखिए जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है ना, इसके अंदर आप लोग को बहुत सारे क्लास देखने को मिल जाती हैं। जैसे इसके अंदर देखिए इसके अंदर हमारी बारबिचुरेट्स भी आ जाती हैं, इसके अंदर हाइडेंटोइन, इसके अंदर डीऑक्सी बारबिचुरेट आ जाती है, इसके अंदर सक्सिनिमाइड। ये क्लासिफिकेशन हमारा केटीटी के अकॉर्डिंग है। बेंजोडाइजेपिन भी आ जाती है, न्यूअर ड्रग्स हो गई कुछ, हमारी साइक्लिक गाबा एनालॉग हो गई, फिनाइल ट्राइजीन हो गई, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए क्लासिफिकेशन तो हो सके तो आप लोग ऐसे याद कर लीजिए, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इन सभी को हम लोग यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुछ अपनी मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग्स को, ठीक है, जो हमारी बहुत ही ज़्यादा यूज होती हैं। तो सबसे पहली ड्रग है हमारी फेनिटोइन। तो फेनिटोइन क्या होती है, फेनिटोइन हमारा यहाँ पे कह सकते हो हमारा वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है और हमारा न्यूरोनल मेम्ब्रेन को यहाँ पे स्टेबलाइज करती है और रिपीटेटिव फायरिंग को यहाँ पे प्रिवेंट करती है। भाई देखिए हमारा कह सकते हो सीजर्स कब आते हैं, जब हमारा न्यूरॉन्स में फायरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। फायरिंग का मतलब वही है हमारा एक्शन का पोटेंशियल का जनरेट होना, सिग्नल का ट्रांसफर होना, यही होती है न्यूरोनल फायरिंग। तो ये हमारी बहुत ज़्यादा जब रिपीटेटिव बढ़ जाती है तभी हमारा सीजर्स आते हैं। तो इनको प्रिवेंट करके हम लोग यहाँ पे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी देखिए एडीएमई वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, उसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक है नहीं। और यूजेस की बात करें तो हमारा जितने भी टाइप के सीजर्स वगैरह होते हैं उनमें हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। फिर कार्बामाजेपिन की बात करें तो ये भी हमारा वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करती हैं। और बाकी सब चीज़ें देखिए अब आप लोग यहाँ पे ये सब नोट्स में देख लीजिएगा, ठीक है। वैल्प्रोइक एसिड की बात करें तो ये भी हमारा सोडियम चैनल को इनहिबिट करती हैं और टी टाइप कैल्शियम चैनल्स को भी इनहिबिट करती हैं और गाबा को भी इंक्रीज करती हैं। तो ये सारे एक्शन ये परफॉर्म करता है। और फिर एथोसक्सिमाइड की बात करें तो ये हमारा टी टाइप कैल्शियम चैनल्स को यहाँ पे ब्लॉक करके अपना एक्शन शो करते हैं। तो देखिए ये सारे हमारे कुछ मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग्स थी और यहाँ पे हमारा जो है कह सकते हो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स यहाँ पे कंप्लीट होती है। और अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारे यहाँ पे अल्कोहल्स एंड डाइसल्फिराम। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने अल्कोहल्स के बारे में तो देखिए अल्कोहल का मतलब क्या है। अगर आप लोग केमिस्ट्री में आप लोग को पता होगा कि केमिस्ट्री में हमारा जिस भी कंपाउंड के में हमारा OH ग्रुप अटैच होता है वो हमारे अल्कोहल्स होते हैं। तो देखिए इस हिसाब से हमारे अल्कोहल तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। हमारा जैसे अल्कोहल मतलब जिसके भी आगे ऑल लगाओ, जैसे मेथेनॉल हो गया, एथेनॉल हो गया, ठीक है, हमारा प्रोपेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, ठीक है। तो ये सभी अल्कोहल ही होते हैं एक हिसाब से। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे जब बात कर रहे हैं अल्कोहल की फार्माकोलॉजी में या रियल लाइफ में या फिर जो भी अल्कोहल यहाँ पे कंज्यूम करी जाती है, अल्कोहल मतलब कि जैसे अल्कोहल का वैसे तो देखिए बहुत मतलब कि थेरापेटिक यूज भी होता है, लेकिन आजकल अल्कोहल का बहुत ही एब्यूजिव यूज होता है। आपको पता है जो भी वाइन्स हैं, बियर हैं, ठीक है, दारू शराब है, उन सब में अल्कोहल ही देखने को मिलती है। तो अल्कोहल जब हम लोग यहाँ पे अल्कोहल को अपने मेडिकेशंस या फिर कह सकते हो इन सब में बात करते हैं तो हम लोग बात कर रहे होते हैं अपने एथेनॉल के बारे में, क्योंकि जो मेथेनॉल है ना या फिर और भी जो अल्कोहल की फॉर्म है वो तो हमारी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, उनकी तो बात ही मत करिए। ये भी हमारा बहुत हार्मफुल है और बहुत यूजफुल भी है। लेकिन हम लोग जब भी अल्कोहल की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पे इसी एथेनॉल के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे एक टाइप का साइको एक्टिव सब्सटेंस होता है, अल्कोहलिक बेवरेजेस में यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये हमारा एक टाइप का क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट होता है और ये भी हमारा सिडेशन कॉज करता है। यूफोरिया मतलब कि हमारा कह सकते हो एक्साइटेशन, यूफोरिया का मतलब होता है उत्साह, है ना। तो आप लोगों को पता है कि जब भी कोई
अल्कोहल कंज्यूम करता है तो क्या होता है, बहुत एक्साइटेड हो जाता है, इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन हमारा, और भाई वो अच्छे से मतलब उसकी बॉडी, उसका दिमाग काम नहीं करता है ना, और कभी कभी वो मतलब चल भी नहीं पाता ढंग से, और हमारा कॉग्निटिव डिस्फंक्शन यानी कि उसकी याददाश्त वगैरह भी उस टाइम ज़्यादा काम नहीं करती है। तो ये सारे हमारे इफेक्ट होते हैं। बाकी अभी इसके इफेक्ट हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी देखिए, हम लोग अगर देखें कि ये काम कैसे करता है अल्कोहल, तो ये हमारा गाबा की एक्टिविटी को बढ़ा के हमारा इनिबिशन कॉज करता है, एनएमडीओ को इनिबिट करके हमारा एक्साइटेशन को भी रोकता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे कह सकते हो डोपामीन की रिलीज को बढ़ा के हमारा कह सकते हो रिवॉर्ड, मतलब कि ऐसा लगता है कि जैसे अल्कोहल पीने के बाद क्या होता है, मतलब जो भी अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनको लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया, ठीक है, उनको रिवॉर्ड मिल जाता है क्योंकि डोपामीन रिलीज को बढ़ाता है। और उसके बाद यहाँ पे सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, इन सब के लेवल्स को भी यहाँ पे जो है कह सकते हो मॉड्यूलेट करता है। देखिए एंडोर्फिन मतलब कि जो है कह सकते हो हमारी बॉडी में मतलब एंडोर्फिन, कैनाबिनॉइड, ये सब ऐसे सिस्टम होते हैं जो कि हमारी बॉडी को मतलब कह सकते हो थोड़ा सा इंजॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। मतलब देखिए एंडोर्फिन मतलब कि जो कि हमारा एंडोजेनस मॉर्फिन हो गया, और कैनाबिनॉइड मतलब कि कैनाबिस होता है हमारा भांग, धतूरा, ठीक है। तो उन सब के तरह जो हमारी बॉडी के नेचुरल सिस्टम होते हैं उन पे भी यहाँ पे अपना एक्शन शो करती है। बाकी देखिए, बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में, तो हमारा रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाती है, फूड हमारा इसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा स्लो कर देता है, डिस्ट्रीब्यूशन हमारा वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। मेटाबॉलिज्म की बात करते हो अच्छा देखिए, अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म थोड़ा समझिएगा क्योंकि अभी डाइसल्फिराम इसी यहीं पे काम करेगा। देखिए जो अल्कोहल है ना, तो अल्कोहल सबसे पहले कन्वर्ट होती है यहाँ पे एसीटैल्डिहाइड में, किसमें, एसीटैल्डिहाइड में। और ये जो एसीटैल्डिहाइड है ये फर्दर यहाँ पे कन्वर्ट होता है एसिटिक एसिड या फिर एसिटेट में, एसिटिक एसिड में। तो देखिए अब ये जो अल्कोहल यहाँ पे एसिटैल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है तो हमारा एंजाइम यूज होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। और जब ये एल्डिहाइड यहाँ पे एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो हमारा एंजाइम यूज होता है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस। तो ये दोनों एंजाइम मिलकर इसका मेटाबॉलिज्म करते हैं। बाकी अभी हम लोग यहाँ पे इसके बारे में काफ़ी डिटेल में देखेंगे। और एक्सक्रीशन की बात करें तो हमारा 90 से 98% मेटाबोलाइज होके यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर दी जाती हैं, और 2 से 10% हमारे यहाँ पे ब्रीथ या फिर जो है अदर फॉर्म में एक्सक्रीट कर दी जाती हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए, अब आप लोग ध्यान से देखिएगा कि अलग अलग सिस्टम पे अल्कोहल कैसे अपना एक्शन शो करती है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो एक्यूट इफेक्ट मतलब कि अगर मान लीजिए कि बहुत ही कम टाइम के लिए अल्कोहल किसी ने कंज्यूम करी है तो ये क्या क्या करेगा, ये यहाँ पे CNS डिप्रेस करेगा, गाबा की एक्टिविटी को बढ़ाएगा, NMDA रिसेप्टर को इनहिबिट करेगा, और हमारा सीडेशन मतलब कि रिलैक्समेंट करेगा, ठीक है। और हमारा इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन मतलब कि हमारी बॉडी का कंट्रोल खुद पे ज़्यादा नहीं रह जाएगा, और कॉग्निटिव डिसफंक्शन यानी कि याददाश्त वगैरह में भी छेड़छाड़ करेगा, ठीक है, मेमोरी वगैरह से थोड़ा बहुत इंटरफेयर करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए अल्कोहल का बहुत ही क्रॉनिक यूज हो रहा है तो ये क्या करेगा, सबसे पहली बात तो टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी, यानी कि पहले कह सकते हो मतलब पहले मान लीजिए किसी को सिर्फ एक घूंट या फिर एक ग्लास में काम हो जा रहा था तो अब उसको उतना इफेक्ट करने के लिए 2 ग्लास चाहिए, ठीक है, टॉलरेंस डेवलप हो गई। फिर डिपेंडेंसी हो जाती है, मतलब कि अब अल्कोहल कंज्यूम किए बिना जो है नहीं रह सकता है जो भी पेशेंट कंज्यूम कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ पे न्यूरो डीजनरेशन, यानी कि ये क्या कर सकता है, ये न्यूरॉन को अगर बहुत लंबे टाइम तक कंज्यूम किया जाए तो न्यूरॉन को डीजनरेट करना स्टार्ट कर सकता है। न्यूरॉन डीजनरेट मतलब कि न्यूरॉन्स को यहाँ पे ख़त्म करना स्टार्ट कर सकता है। और देखिए न्यूरॉन्स अगर आप लोग को पता हो, न्यूरॉन्स अगर यहाँ पे डीजनरेट हुए तो दोबारा नहीं बनते हैं, मतलब ये बहुत ही हार्मफुल कंडीशन हो जाती है। और इसके थ्रू क्या हो सकता है, हमारा वैर्निक कॉर्सोकॉफ सिंड्रोम भी डेवलप हो सकता है, जिसमें हमारा विटामिन B1 की कमी हो जाती है, और ये हमारा मेमोरी इम्पेयरमेंट वगैरह भी कॉज कर सकता है इन सब के साथ, ठीक है। तो इसका ये हमारा इफेक्ट हो जाता है CNS पे। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने CVS यानी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की, तो देखिए एक्यूट यानी कि अगर बहुत ही थोड़े टाइम के लिए लिया जाए तो ये हमारा वैसोडाइलेशन करेगा, हमारा जो है एक हमें वार्मथ यानी कि थोड़ी बहुत एक मतलब गर्म फीलिंग आएगी, और यहाँ पे ब्लड प्रेशर को यहाँ पे लो करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे बहुत लंबे टाइम के लिए कंज्यूम किया जाए तो ये हमारा हाइपरटेंशन कॉज करेगा, यानी ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, एरिथमिया कॉज करेगा, कार्डियोमायोपैथी यानी कि जो हमारी हार्ट की मसल्स हैं उनको कमज़ोर कर देगा, और हमारा स्ट्रोक के चांसेस भी यहाँ पे बढ़ जाते हैं। अब स्ट्रोक वैसे तो CNS में होना चाहिए था, बट
फिर भी चलिए मैनेज कर लीजिएगा। और रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो हमारा देखिए, अगर एक्यूट इफेक्ट की बात करें, मतलब कि जो स्टार्टिंग में होता है, स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो है रेस्पिरेटरी सेंटर यहाँ पे डिप्रेस हो जाते हैं, और हाइपोवेंटिलेशन मतलब कि जो हमारी ब्रीदिंग है वो बहुत ही स्लो हो जाती है, यानी सांस हम लोग बहुत ही स्लो, मतलब बहुत ही अच्छे से नहीं ले पाते हैं। लेकिन अगर काफ़ी लंबे टाइम के लिए लिया जाए तो ये हमारा पुल्मोनरी इम्यून डिफेंस को जो है इम्पेयर कर देता है, यानी कि हमारा कह सकते हो कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारे पुल्मोनरी सिस्टम पे अपने अच्छे से काम नहीं कर पाता है, और उसके बाद हमारा इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से निमोनिया और हमारा यहाँ पे एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखिए इन सब में क्या होता है, इन सब में हमारे यहाँ पे अब एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में क्या होता है कि जो हमारा एल्वियोली होता है, एल्वियोली मतलब कि जो हमारा लंग्स है, ठीक है, तो लंग्स अगर आप लोगों को पता हो तो लंग्स में जो हमारा लास्ट में जहाँ से हमारा ऑक्सीजन वगैरह का एक्सचेंज होता है, तो ये हमारा एल्वियोली होता है, तो यहाँ पे फ्लूइड बढ़ जाता है, तो इन सारी कंडीशंस को यहाँ पे डेवलप कर सकता है। अब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात करें तो अगर एक्यूट की बात करें तो हमारा जो है गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट कर सकता है, एसिड सिक्रेशन बढ़ा सकता है, और हमारा गैस्ट्राइटिस को यहाँ पे पोटेंशियली कॉज कर सकता है। गैस्ट्राइटिस मतलब कि हमारा इन्फ्लामेशन कॉज कर सकता है। और क्रॉनिक इफेक्ट की बात करें तो हमारा ईसोफेगाइटिस यानी कि हमारा ईसोफेगस में इन्फ्लामेशन हो सकता है। ठीक है, पेप्टिक अल्सर, माल एब्जॉर्प्शन यानी कि हमारा एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होगा, और हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर के रिस्क को भी यहाँ पे बढ़ा सकता है। तो देखिए अल्कोहल का कोई भी अच्छा इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। शॉर्ट टर्म में कुछ अच्छे इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। तो अल्कोहल कंज्यूम करना कभी भी एक फैशन का पार्ट नहीं हो सकता, ना कभी भी अच्छा हो सकता है। तो मतलब इसको बिल्कुल आप यहाँ पे अगर गलती से भी सोच रहे हैं या फिर हैं इस चीज़ में तो इससे दूर रहिए। ठीक है, ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं हो सकती कभी आपके लिए। ठीक है, आजकल तो अल्कोहल कंज्यूम करना हमारे फैशन का पार्ट होता जा रहा है, बट इट्स टू मच हार्मफुल। बाकी अभी देखिए, अभी आप लोग देखते जाइए, लीवर की बात करें तो लीवर में देखिए क्या क्या करेगा। लीवर में हमारा फैट के एक्यूमुलेशन को बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से हमें फैटी लीवर डिजीज हो सकती है। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन बढ़ा सकता है, जॉन्डिस बढ़ा सकता है, लिवर डिसफंक्शन हो सकता है, और लिवर सिरोसिस मतलब कि लिवर फेलियर के चांसेस बढ़ सकते हैं, और हमारा कार्सिनोमा यानी कि लिवर कैंसर यानी कि लिवर सेल्स में कैंसर जो है डेवलप हो सकता है। तो मतलब आप लोग देखिए किसी भी ऑर्गन पे इसका कोई अच्छा इफेक्ट नहीं है। पैनक्रियाज की बात करें तो यहाँ पे अल्कोहल क्या करता है, हमारा पैनक्रियाटाइटिस। अच्छा देखिए, किसी के भी आगे अगर आइटिस वर्ड जुड़ गया हो तो आप लोग समझ जाइए कि इन्फ्लामेशन हो रहा है, यानी कि पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन कॉज कर सकता है। एब्डोमिनल पेन हमारा पैनक्रियाटिक एंजाइम को जो है अननेसेसरी बढ़ा सकता है, एलिवेट कर सकता है। क्रॉनिक इफेक्ट की बात करें तो हमारा जो है क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। ठीक है, हमारा एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन फंक्शन यहाँ पे इम्पेयर हो सकते हैं, और हमारा डायबिटीज और पैनक्रियाटिक कैंसर के चांसेस यहाँ पे बढ़ सकते हैं। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे देखिए हमारा बोन हेल्थ, यहाँ पे देखिए हमारा कैल्शियम बैलेंस को यहाँ पे जो है डिस्टर्ब कर सकता है, जिसकी वजह से हमारी बोन डेंसिटी यहाँ पे डिक्रीज हो सकती है और फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ सकता है। मसल हेल्थ की बात करें तो हमारा मायोपैथी यानी कि हमारा जो मसल्स है उनको यहाँ पे वीक कर सकता है, और हमारा मसल वीकनेस को जो है बढ़ा सकता है। एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम देखिए हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा ही, बाकी एंडोक्राइन सिस्टम में क्या कर सकता है कि हमारा जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस है वो क्रिएट कर सकता है। हमारा देखिए हमारा एक कह सकते हो हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम होता है, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनेडल एक्सिस, तो इसको यहाँ पे इम्पेयर कर सकता है, जिसकी वजह से हमारा टेस्टोस्टेरोन कम हो सकता है मेंस में, और वुमेन्स में यहाँ पे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो सकती है। ठीक है, उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो सकती है। मेटाबॉलिक इफेक्ट की बात करें तो हमारा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को इम्पेयर कर सकता है, और हमारा हाइपोग्लाइसीमिया और टाइप 2 डायबिटीज के चांसेस को बढ़ा सकता है। इम्यून सिस्टम की बात करें तो ये हमारा जो है इन्नेट और एडेप्टिव यानी कि जो हमें जन्मजात और जो हम लोगों ने डेवलप करी है अपनी बॉडी में, उन दोनों टाइप की इम्यूनिटी के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। हमारी बॉडी की फाइटिंग एबिलिटी को यहाँ पे रिड्यूस कर सकता है, और उसके बाद यहाँ पे हमारी जो है ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, इन सब डिजीज के चांसेस को यहाँ पे बढ़ा सकता है। मेंटल हेल्थ की बात करें तो अल्कोहल हमारा जो है ज़्यादा टाइम तक जब लिया जाता है तो डिप्रेशन, एंजाइटी, ठीक है, और रिस्क ऑफ सुसाइड को भी बढ़ा सकता है। और इसके अलावा यहाँ पे धीरे धीरे पेशेंट की मेमोरी भी यहाँ पे वीक हो सकती है। आइज की बात करें तो यहाँ पे एक्सेसिव अल्कोहल की वजह से ऑप्टिक न्यूरोपैथी हो सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट की आंखें भी कमज़ोर हो सकती हैं, और यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस यानी कि डायबिटीज़ वगैरह को और ज़्यादा यहाँ पे वर्स भी कर सकता है। तो देखिए ये थे हमारे यहाँ पे अल्कोहल के इफेक्ट, जो कि बिल्कुल भी कहीं से भी अच्छे नहीं होते हैं किसी भी ऑर्गन पर। तो अल्कोहल बहुत ही एक हार्मफुल सब्सटेंस है जिसको बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। बाकी देखिए अगर हम लोग बात करें अपने डाइसल्फिराम के बारे में, तो देखिए आप लोग के सिलेबस में दिया है अल्कोहल एंड डाइसल्फिराम। तो डाइसल्फिराम हमारी वो ड्रग है जो कि हमारा अल्कोहल
को जो है कह सकते हो अल्कोहल डिपेंडेंस को जो है कंट्रोल करने के लिए यूज़ करी जाती है। यानी कि अगर कोई पेशेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम से अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो उसको यहाँ पे मैनेज करने के लिए या फिर अल्कोहल डिपेंडेंस को यहाँ पे रिलीव करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। यानी आप कह सकते हो कि किसी की दारू शराब छुड़वाने के लिए हम लोग यहाँ पे इस ड्रग का यूज़ कर सकते हैं। बाकी देखिए ये ड्रग हमारी मेनली काम कैसे करती है, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या देखा था कि जो अल्कोहल है, तो अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अल्कोहल जो है एक एंजाइम होता है अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेस। इसकी प्रेजेंस में क्या होता है, हमारा अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है एसिटल्डिहाइड में, और ये जो एसिटल्डिहाइड है तो ये हमारा एक एंजाइम होता है हमारे यहाँ पे एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेस, इसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है एसीटेट में। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो एसिटल्डिहाइड है ये हमारा बहुत ही टॉक्सिक होता है, मतलब कि ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे ये कन्वर्ट हो जाता है एसीटेट में, और एसीटेट क्या होता है, ये इतना कुछ मतलब हार्मफुल नहीं है और हमारा काम बन जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, अल्कोहल कंज्यूम करने वाले को नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि एसिटल्डिहाइड हार्मफुल है जो कि प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, लेकिन ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है एसीटेट में। तो इसकी वजह से पेशेंट को कोई मतलब कि अल्कोहल कंज्यूम करने वाले को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन देखिए होता क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पे किसी तरीके से इस कन्वर्जन को रोक दें तो यहाँ पे हमारी बॉडी में क्या होगा, एसिटल्डिहाइड जो है एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। और अगर ये हमारा एक्यूमुलेट हुआ तो ये क्या करेगा, अब ये देखिए ये इसका अगर बिल्डअप वगैरह हुआ तो इसकी बिल्डअप से क्या क्या हो सकता है, इसकी बिल्डअप से बहुत ज़्यादा सर दर्द हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकता है, ठीक है, हमारे यहाँ पे पैल्पिटेशंस हो सकते हैं, ठीक है, पाल्पिटेशन मतलब कि घबराहट हो सकती है, हमारा हाइपोटेंशन हो सकता है, स्वेटिंग, एंजाइटी। तो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं अगर हमारा एसिटल्डिहाइड हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाए, लेकिन ये नहीं होने को पता है क्योंकि हमारी बॉडी में एंजाइम होता है जो कि इसको एसिडेट में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ये जो डाइसल्फिराम है ना, ये क्या करता है, ये इसी एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेस को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसकी बॉडी में एसिटल्डिहाइड इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। और जब कोई अच्छा देखिए भाई, अल्कोहल कंज्यूम करने वाले को स्टार्टिंग में थोड़ी कोई प्रॉब्लम होती है, जब वो कंज्यूम कर रहा होता है तब तो उसको मज़ा आ रहा होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे अल्कोहल कंज्यूम करे और उसको हेडेक हो, उसको बहुत ज़्यादा सर दर्द होना शुरू हो जाए, उसको उल्टी होना शुरू हो जाए, उसको चेस्ट पेन हो जाए, उसको स्वेटिंग एंजाइटी होने लगे, तो अगर यही चीज़ उसको बार बार होंगी तो क्या होगा भाई, वो परेशान हो जाएगा और वो परेशान होकर अल्कोहल छोड़ देगा, क्योंकि अल्कोहल पीने की वजह से उसको बड़ी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई है। क्योंकि देखिए अल्कोहल पीने से जनरली जो है स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना, वो तो प्रॉब्लम इंटरनल लेवल पे हो रही होती है, बाहर से नहीं होती है, इसीलिए अल्कोहल जो पेशेंट है वो कंज्यूम किया करता है। लेकिन अगर अल्कोहल कंज्यूम करने से उसको तुरंत जो है कुछ प्रॉब्लम्स होने स्टार्ट हो जाए तो क्या होगा भाई, धीरे धीरे वो अल्कोहल छोड़ सकता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारी डाइसल्फिराम यहाँ पे काम करती है। बाकी इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो हमारा ओरली वेल एब्जॉर्ब हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है वाइडली, मेटाबोलाइज हो जाती है हमारे यहाँ पे लिवर से। और यहाँ पे हमारा एक्सक्रीशन की बात करें तो हमारा यहाँ पे यूरिन और फीसेज के थ्रू वहाँ पे एक्सक्रीट हो जाती है। और इसका मेन यूज हमारा अल्कोहल डिपेंडेंस को ट्रीट करने में यूज़ किया जाता है। बाकी इसके कुछ अदर यूज भी है जो कि अभी बहुत ज़्यादा वेरीफाइड नहीं है, रेयर है, इन्वेस्टिगेशनल है, जैसे कि हैवी मेटल चिलेशन हो गया, कैंसर, ठीक है, तो कैंसर ट्रीटमेंट वगैरह, तो ये सब अभी इन्वेस्टिगेशनल है। बाकी मेन यूज इसका हमारा अल्कोहल डिपेंडेंस को ट्रीट करने में यूज होता है। तो ये था हमारा यहाँ पे कंप्लीट यूनिट नंबर 4। आई होप कि आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी। कैसी लगी आप लोग को प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो भी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है, अच्छी लगी हो तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।